ठीक है, तो ये लेक्चर ऑनलाइन परिचय शिविर के लेक्चर वाले क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम थोड़ा सा संबंध में, थोड़ा नहीं 1 घंटा, पर काफी अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। तो एक मिनट, गिर गया है। तो कल हम मित्र संबंध पर बात किए थे। तो ये सारे संबंध, जैसे कल कहा गया है, ये सारे अनिवार्यता हैं। वी कैन चूज टू इग्नोर देम, परंतु जब भी हम उसकी उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करने का मतलब है निर्मूल्यन, उसकी ओर नहीं देखना या उसको कॉग्नाइज नहीं करना। जैसे शरीर के साथ एक संबंध है और मैं स्वास्थ्य का निर्मूल्यन करता हूँ, तो शरीर को ध्यान नहीं देता हूँ। वैसे ही संबंध, तो शरीर के साथ एक संबंध है, वैसे ही मानव के साथ जितने प्रकार के संबंध हैं, ये अस्तित्व सहज है, ये कह रहा है ये दर्शन। और इनको समझ के इनको पूरा किया जा सकता है, और इनको पहचान के, समझ के, इनमें पूरकता पूर्वक रहने से ये हमारे लिए तृप्ति का स्रोत है। संबंधों में ये भी दिखता है कि भले ही उसमें ऊपर नीचे कुछ रहे, संबंध नहीं रहने से मनुष्य को खालीपन अनुभव होता है। अकेले में आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, अकेले में मनुष्य की कोई परिभाषा भी नहीं बनती, और अकेले में मनुष्य का कोई कार्यक्रम सिद्ध भी नहीं होता। तो ये जो जितने संबंध है हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, हम देखेंगे आगे जाके कि, आगे मतलब अध्ययन के क्रम में, कि इनमें से कुछ परिवार के परिप्रेक्ष्य में है और कुछ जो है परिवार के बाहर। जैसे मित्र संबंध, जिसको हम परिवार कहेंगे, उससे जस्ट बाहर। तो जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, यहाँ पर पारिवारिक दायित्व कर्तव्य है, उसको परिवार कहते हैं। और उसके बाहर और दूसरे दायित्व कर्तव्य होते हैं, भिन्न प्रयोजन से, भिन्न पर्पस से, भिन्न पूरकताओं में हम पाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में लोग हैं। वो मित्र संबंध उसका एक उस या उन संबंधों में से एक संबंध मित्र संबंध, जो परिवार के बाहर है। तो आज के दिन देखें तो ये संबंध हमारे लिए सुख के भी कारण है, दुख के भी कारण है। बट इंटरेस्टिंगली, यदि हम ये बोलें कि मैं संबंधों से मुक्ति हो जाऊं, तो वो हमको दिखता है कि इसकी संभावना नहीं है ना। तो कुछ समय के लिए मुक्ति पाया जाता है या पाया जा सकता है, उसके बाद पुनः उन संबंधों में हमको रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो इस पर अभी तक जितनी भी बात हुई और कल जो भी बात हुई, उस पर यदि किसी को कुछ रखना है तो बोल सकते हैं। मित्र संबंध के बाद वाला संबंध है टीचर स्टूडेंट या गुरु शिष्य संबंध। इंग्लिश में जो शब्द है टीचर, वो स्किल के लिए भी लागू होता है। कोई हिस्ट्री पढ़ाता है, गाड़ी कैसे रिपेयर करना है टीचर पढ़ा सकता है, या गाड़ी कैसे डिजाइन करनी है उसको टीचर पढ़ा सकता है, जिसे इंजीनियरिंग में करते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा है, ये सब उसमें समाहित है ही, परंतु इसके साथ ये दिखता है कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है वो समझना है ना, और उस समझने या समझदारी, या जिसको हम जागृति कहेंगे, जैसे संबंध है तो उसके प्रति जागृत होना है हमको, है ना। ये वस्तु के रूप में है, वस्तु के रूप में उसको अध्ययन करते हैं तो उसके प्रति हम जागृत होते हैं। तो इस जागृति की ओर जो हमको ले जाते हैं, या वहां पर जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, समझाते हैं, उस इकाई का नाम गुरु है। और शिष्य का तात्पर्य यह है कि समझने के लिए जो प्रस्तुत होता है, जो निष्ठापूर्वक प्रस्तुत होता है, आज्ञा पालन करता है, और प्रस्तुत वस्तु को अध्ययन पूर्वक समझने का पूरा प्रयत्न करता है, ईमानदारी पूर्वक करता है ना। तो हमको यहाँ पर ये भी दिखता है कि यहाँ पर जो लिखा है, अनलाइक एनिमल्स, जैसे पशुओं में केवल सर्वाइवल स्किल की आवश्यकता है,
तो जैसे एक बाघ का बच्चा या बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, तो उसको अपने शरीर को बना के रखने के लिए जो भी उसको बोलते हैं फॉरेजिंग, है ना, घूम घाम के जो भी करना है उसको वो सीखता है। हाथियों में भी ये दिखता है, हाथी का छोटा बच्चा होता है तो हाथी की झुंड जब जाती है तो उस छोटे बच्चों को बिल्कुल बहुत सुंदर भी लगता है, बिल्कुल पैरों के बीच में रख के चलता है। वो देख के सीखता है कहाँ से कहाँ जाना है, पानी कहाँ मिलेगा, धीरे धीरे पहचान लेता है चीजें। मानव के बच्चे में इससे अधिक भी करना पड़ता है। इंटरेस्टिंगली पशुओं और मानव दोनों में ही शरीर को, बॉडी को चलाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं इसको हमको सिखाना नहीं पड़ता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे बोलना एक बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि ऐसा बोलो या बोलना शुरू करो, वो अपने आप ही बोलता है। क्या बोलना है, कंटेंट को देना पड़ता है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये धीरे धीरे हमको उसको बताना पड़ता है। उसको हम सभ्यता या सिविलिटी कहेंगे। वैसे ही चलना आपको उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही चलता है। भोजन ग्रहण करने को भी सिखाना नहीं पड़ता है, चबाना सिखाना नहीं पड़ता है, सांस लेने को सिखाना नहीं पड़ता है। तो जो भी जानबूझकर होने वाली क्रियाएं हैं शरीर के साथ, ये कोई भी हमको, मानव के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। आगे हम जाकर देखेंगे कि ये समझ, इसको वंशानुषंगीयता नाम दिया है, इनहेरिटेंस, है ना। व्हाट डू यू इनहेरिट, आप अपने वंश के अनुसार चलने के लिए इनहेरिट होते हैं। तो किसी भी मनुष्य के बच्चे को ये नहीं सिखाना पड़ता है कि तुम पैर पे चलो, वो अपने आप ही पैर पे खड़े होकर चलता है। कोई बच्चा जल्दी कर लेता है, कोई बच्चा थोड़ी धीमी गति से करता है। तो इट इज नॉट कि बच्चा घर के पालतू कुत्ता है, किसी बिल्ली को देखकर हाथ और पैर, है ना, फोर चारों आर्म्स पे ऐसे चलने का प्रयत्न करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये वाली चीज प्राकृतिक है। तो शिक्षा के लिए बचता क्या है ना, वो एक मुद्दा है, हम आगे शिक्षा व्यवस्था में भी बात करेंगे। परंतु एक है कि शरीर को बना के रखने के लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता है। तो इसको हमने कहा है डूइंग, करना। तो ये तीसरे नंबर पे रखा है यहाँ पर। जैसे भौतिक आवश्यकता मनुष्य की आवश्यकता है, भौतिक आयाम मानव के आयाम है ही। तो इसीलिए शिक्षा की एक वस्तु बन जाती है इस भौतिक आयाम को पूर्ति करने के लिए उसमें सामर्थ्य आ जाए, ये स्किल या निपुणता के रूप में उसमें है। तो कारपेंट्री हो गया, ब्लैक स्मिथी हो गया, फार्मिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, एक लंबी लिस्ट है। इफ यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमंस कंज्यूम टुडे एंड प्रोड्यूस, द लिस्ट इज वेरी वास्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स, कंपेयर टू से 50 वर्ष पहले जो हम कंज्यूम करते थे और आज जो कंज्यूम करते हैं, ये मतलब कई गुनाओं से अधिक हो गया। तो ये एक मुख्य मुद्दा है, शिक्षा का एक भाग है। इसको हमने जब परिचय शिविर को प्रारंभ किया था तो 4 आयाम की बात किए थे, उसमें भौतिक आयाम। तो भौतिक आयाम का उपयोग, उसका उत्पादन, ये सारा विद्याशाला में सिखाया जाता है। आज के दिन यदि हम देखेंगे तो ये ग्रेजुएशन में जाके एक बच्चा सीखता है ना? और शिक्षा में और भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में देखेंगे, बट कुल मिलाकर ये गुरु शिष्य संबंध के अर्थ में ये एक चीज आई। उसके अलावा या उसके पूर्व में क्या करते हैं, लर्निंग, सीखना, है ना। तो जानकारी या इंफॉर्मेशन जो है इसकी आवश्यकता है। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पर लिखा है देखिए, वी ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू recognize the objects in this world, their properties and their interrelationships. तो धरती और पेड़ पौधे में अंतर संबंध क्या है, पेड़ पौधे और धरती में अंतर संबंध क्या है, कितने प्रकार के पत्थर हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, है ना, जिसको लाइफ बोलते हैं अभी बायोलॉजी में, वो कैसे उत्पन्न होता है। तो हमको याद होगा स्कूल में मेंढक का अध्ययन होता है, राइट, बाघ का अध्ययन होता है, जीवों का अध्ययन होता है। तो जो नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर यदि एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो जूलॉजी, फिर पूरी धरती की भू रचना जो है, ज्योग्राफी, उस धरती पर आदमी अभी तक एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया, कैसे नहीं किया, जो मुख्य घटनाएं थी जिसके कारण हम आज तक पहुंचे, है ना, हम जहां पर खड़े हैं, इट इज ड्यू टू सम ह्यूमन हिस्ट्री। जैसे भारत नाम की कोई एक प्रदेश बनी हुई है जिसके अंदर हम बैठे हैं और ये भाषा का मैं उपयोग कर रहा हूँ, जैसे मेरी मातृभाषा तमिल, मैं आपके साथ, और स्क्रीन में इंग्लिश लिखा है ना, और आपके साथ हिंदी में वार्तालाप करूँ, इसके पीछे एक हिस्ट्री है।
और मैं बैठा हूँ महाराष्ट्र में, यहाँ मराठी बोली जाती है। सो इन दिस वन सिटिंग आई एम एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 4 लैंग्वेजेस। इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री को पढ़ाना, आज के दिन भी हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। एंड वील डील विद दैट सेपरेटली जब हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि आज के शिक्षा में प्रॉब्लम्स क्या है। भाषा, क्योंकि मानव भाषा से ही व्यक्त होता है और भाषा से ही सीखता है, तो भाषा बोलना हमको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, बोलना अपने आप पिकअप कर लेता है। जैसे मेरी बेटी पहले छत्तीसगढ़ में थी, तो उसके एक्सेंट में थोड़ी छत्तीसगढ़िया वाली चीज थी ना, एक ठो दो ठो ऐसा बोलती थी। और एक नेजल साउंड होता है, चावल साई, इंटोनेशन जो होता है। अभी 1 वर्ष हो गया, पुनः आई है, तो एक ठो दो ठो छूट गया, अभी मराठी वाली टोन आ गई उसके हिंदी में, और मराठी उसने पिकअप कर लिया, हमने नहीं सिखाया। हमारे घर के आसपास बच्चे हैं, वो हमारे घर आते हैं, उनके घर जाती है, सीख लेती है। हमारे घर में तमिल बोलते हैं, मैं अपने पत्नी के साथ इंग्लिश बोलता हूँ, है ना, मित्रों के साथ हिंदी बोलता हूँ, 4 भाषा उसको आ जाता है। अपने दादाजी के साथ कन्नड़ सीख ली है, तो 5 भाषा आता है मेरी बेटी को, हमने नहीं सिखाया। परंतु भाषा का लिपि को समझना, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, उसको लिख पाना, उसके व्याकरण को समझना, विच इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज जिसको ग्रामर बोलते हैं, ये सब पढ़ाना पड़ता है। गणित तो बिना गिनती का मानव है नहीं, और गणितीय विधि से हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी समझते हैं, इसीलिए गणित का भी अध्ययन कराया जाता है। साथ में लिटरेचर, इस प्रकार की चीजों को हम शिक्षा में देखते हैं। इसके पूर्व में देखें तो मुख्य मुद्दा जो आज के दिन मिसिंग है, समझ, मेरे बारे में समझ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, अस्तित्व क्यों है, कैसा है, उसमें संबंध क्यों है, कैसा है, उसमें जीने या रहने का स्वरूप क्यों है, कैसा है, जो मनुष्य की चाहत है, सुख या शांति या संतोष या तृप्ति या संतुलित जीवन, है ना, एक तनाव मुक्त जीवन, ये सब के बारे में शिक्षा मुख्य उद्देश्य बनता है किसी टीचर या गुरु का। ठीक, तो गुरु शिष्य संबंध में इन तीनों चीजों को देखा जाता है। तो गुरु का परिभाषा यदि देखेंगे तो कौन है, जो इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि मुझे पता है, उसको पता होता है कि मुझे पता है, और शिष्य समझ सकता है, इस पर विश्वास करता है गुरु। यदि गुरु को विश्वास ही नहीं है कि शिष्य समझ सकता है, तो वो विद्या सफल होने की संभावना कम है। शिष्य वो इकाई है जो समझने के अर्थ में प्रस्तुत होता है और ये विश्वास करता है कि गुरु को पता है। किसी दिन यदि विद्यार्थी में शंका हो जाता है कि इसको पता है कि नहीं, उस दिन से उसको सुनना बंद कर देता है। जैसे हमारे शिक्षा में, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो कभी ऐसा लग जाता था कि इस टीचर को कम पता है, या हम उसका सम्मान ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको लगता है, क्योंकि आकलन पैसे का होता है। देखिए, शिक्षा में कोई पढ़ा नहीं रहा। मैंने 1999 में इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की, तो 4 वर्ष, 95 से 99, 4 वर्ष मैंने लिया इंजीनियरिंग की शिक्षा, पुणे से ही। तो मुझे याद है, दूसरे या तीसरे वर्ष की इंजीनियरिंग में आते आते एक जनरल हमारी मानसिकता ऐसे बन गई थी अधिकांश लोगों की, कि जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो बेवकूफ, जबकि सब्जेक्ट मैटर उनको हमसे अधिक पता है। परंतु ऐसा लगता था कि इनकी सैलरी कम है ना, और हम जो पढ़ के निकलने वाले हैं, हमारी सैलरी इनसे अधिक होने वाली। उन दिनों टीचरों की, तो मैंने जो तनख्वाह थी वो कम थी, मानदेय कम था, आजकल काफी अच्छा हो गया है। तो पैसे से उसका आकलन करते थे। तो ये जो सम्मान और उनके पास हमसे अधिक जानकारी है या नहीं, ये दोनों चीज आवश्यक है। तो गुरु शिष्य संबंध एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी हम बच्चों को विद्याशाला भेजते हैं, उसका नाम कहीं स्कूल है, बहुत लोगों को स्कूल शब्द से भी तकलीफ होती है। इंग्लिश एक विचित्र भाषा है। जब मछली जाता है उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। तो स्कूलिंग शब्द का तात्पर्य होता है कि एक ही जैसे सबको बनाना, एक ही जैसे सब चल पाना, इसका नाम है स्कूल। So the origins of the word school actually means regimentation, getting the same output in everybody. In one sense, it's actually fine because एक मनुष्य में संपूर्णता का ज्ञान हो जाए, संपूर्णता की जानकारी मिल जाए,
जीवन कैसे जीना है इसकी जानकारी देता है। ये कंटेंट नहीं है शिक्षा में, स्कूल में। तो हम अपने बच्चों को भेज तो देते हैं विद्याशाला या स्कूल, परंतु हम उनके साथ एंगेज नहीं कर पाते अभी ये बताने के लिए कि वो जा क्यों रहा है। एंड इफ यू सी और इफ यू पे अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान देने से ये लगता है कि बच्चे का विद्या होना ये बरसों का काम, 2 डेकेड का काम है। इट्स एटलीस्ट 1.5 डेकेड, 15 वर्ष का काम कार्य है ये। ऐसे नहीं कि एक दिन हमने बोल दिया कुछ तो समझ में आ जाएगा। 18, 20, 21 वर्ष की आयु में उसको क्या होना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम उसको उसके मानसिकता और समय के अनुसार हमको उसको चीजें बतानी पड़ती है। बच्चा प्रारंभिक करता है स्कूल में, जो भी टीचर या शिक्षक होता है या अभिभावक होता है उनके प्रति सम्मान से ही। जैसे मेरी बेटी, उनकी टीचर जो स्कूल में बोलती है उनका बात मानती है, हमारी बात नहीं मानती, तो मुझे बोलना पड़ता है कि मैं टीचर को फोन करूंगा, ये आपके टीचर ने बोला इसीलिए करो। ये एक चीज मानव संतान में नेचुरली है। जबकि अभी वो क्लास कक्षा 1 में गई है, किंडरगार्टन में थी, अपर केजी यूकेजी जो बोलते हैं उसमें थी। विद्याशाला भेजने के पहले हम लोगों ने कुछ नहीं बोला था उसको कि तुमको इस व्यक्ति का बात मानना है। वो अपने आप ही मानती है, वो देखती है। इसी को बोलते हैं अनुकरण। वो देखती है सारे बच्चे, या अनुसरण है ना, सारे बच्चे बैठे हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है, सारे बच्चे सुनते हैं, तो इसमें भी सुनने की, या मैं भी सुनूं इस व्यक्ति का सुनूं, ये स्वीकृति उसमें आ जाता है, अपने आप ही होता है। ये एक बहुत मूल्यवान वस्तु है, मूल्यवान स्वीकृति है। इसको हम आज के दिन कितना अप्रिशिएट कर पाते हैं ये सोचने का मुद्दा है। क्योंकि आगे जाके उसके जीवन, क्योंकि अभी तो शिक्षा में और क्राइसिस क्या है, किसको शिक्षा दे रहे हैं यही नहीं पता। वी डोंट नो द एंटिटी दैट इज बीइंग एजुकेटेड, है ना, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में तो फिर 3, 4, 5 प्रकार के उत्तर आएंगे, डिपेंडिंग ऑन विच स्कॉलर यू टॉक टू। परंतु हु इज चेंजिंग, शिक्षित कौन हो रहा है, वो एंटिटी ही हमको पता नहीं। यदि गौर वैज्ञानिक विधि से सोचेंगे तो ब्रेन है, इसका मतलब हम ब्रेन को पढ़ा रहे हैं, मतलब ब्रेन सीख रहा है। तो फिर ब्रेन सीख रहा है तो सबको एक ही जैसे सीखना चाहिए था, वो नहीं होता है ना। और वेदांत विधि या हमारे भारतीय परंपरा विधि से जो शिक्षा है आज के दिन, वो गोल हो गया, कहीं मिलता नहीं। कहीं कहीं है जिसको खाने को नहीं है वही उसमें जा रहा है अधिकांश, 99.9%। आजीविका के लिए लोग, है ना, ज्ञान परंपराओं में जाते हैं। ज्ञान परंपराएं भी अधिकांश रिलीजियस, धार्मिक परंपरा बनकर रह गई। तो आज की शिक्षा में तो बड़ा क्राइसिस है, उसको जब शिक्षा वर्ष के ऊपर आएंगे तो और बात करेंगे। पर कुल मिलाकर गुरु शिष्य संबंध एक मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिफाइनिंग मोमेंट होता है उसके लिए। बिकॉज जो माता पिता भाई बहन संबंध है, ही इज एनीवेज बॉर्न इनटू इट, और उसमें रहता है। तो ये एक बड़ी चीज है, और इसके लिए कोई शॉर्ट आंसर नहीं है आज की शिक्षा में जो क्राइसिस है उसके लिए। हमारे जैसे आयु में आने के बाद क्या हम शिष्य बने रह सकते हैं क्या, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है। फिर हमारे लिए गुरु कौन होगा, फिर वो प्रत्यक्ष हो कि अप्रत्यक्ष हो। जैसे मैं यदि पूछूं कि हमारे गुरु जी कौन रहे, उनका नाम ये नागराज था, क्या मैं उनसे मिला? हाँ। उनसे समझा? हाँ, थोड़े समय रहा साथ में, कुछ समझने, सोचने, सुनने का अवसर मिला। क्या पर्याप्त मिला? मुझे लगता है नहीं, और समय मिलना था, बहुत कम समय मिला। परंतु ये संबंध का स्वरूप इस विधि से है। तो हम स्वयं भी अपने आप को गुरु के स्थान देखते हैं कि शिष्य के स्थान में देखते हैं, ये एक सोचने का मुद्दा है। हम अपने संतान के साथ, हमारे ही जो बच्चे होते हैं, लड़का लड़की कोई भी, उनके साथ हम कब अभिभावक बनकर पोषण संरक्षण में है, किस आयु में कब हम मित्रवत संबंध में है, मतलब मित्रवत भाव में है, और किस समय में हम गुरु के स्थान पर खड़े हैं, ये हमको तय करना पड़ता है, और उसको भी अपने विवेक के अनुसार समझना पड़ता है। इस पर भी बच्चों के साथ वार्ता होना आवश्यक है। और वैसे ही हम जब शिष्य हैं तो हो सकता है कि गुरु हमारे से आयु में कम, यानी वर्ष का हो, या कम आयु का हो, या मुझे कुछ यदि सीखना है, जैसे डूइंग वाला है यहाँ जो हाईलाइटेड,
हो सकता है कि मैं ज्ञानी हूँ परंतु मुझे खेती नहीं आती या एक मोटरसाइकिल रिपेयर करने नहीं आता, तो सीखने के लिए मुझे सरलता चाहिए, सिंप्लिसिटी के साथ ही मैं सीख पाता हूँ। तो मुझ में ये स्वीकृति चाहिए कि ये वाली चीज मुझे नहीं पता है, इस व्यक्ति से सीखना है। वो व्यक्ति हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती। तो बोलचाल के भाषा में ईगो बोलते हैं, दार्शनिक भाषा में, दर्शन में जो लिखा है अभिमान या हट या आवेश, है ना। ईगो एक्चुअली अहंकार है, काफी एडवांस्ड चीज है। परंतु बिफोर दैट अभिमान, अभिमान का मतलब प्राइड, हट का मतलब ऑब्स्टिनेंसी है ना, हटवादी। ठीक। उसके पहले है मद, मद का मतलब कंसीट, मुझे पता है, मुझे सब पता है। तो छोटे बच्चे को यदि हम देखते हैं, जैसे मेरी बेटी, पता नहीं आपके बच्चे कैसे, हमारी बेटी को लगता है उसको सब पता है, मेरे से अधिक पता है, सुनना कुछ भी नहीं है उसको। तो बच्चा मद मद से ही शुरू करता है, अपने कोई एक अधिमूल्यन किए रहता है वो। धीरे धीरे उसमें तर्क आता है तो उसको लगता है मेरा लॉजिक सबसे अच्छा है। किसी दिन वो पढ़ लेता है, लोगों को पढ़ा रहा है, तो उसको लगता है मेरी पढ़ाई सबसे अच्छी है। ठीक। ये अभिमान, ये तीनों चीजें भ्रमवश हमारे में रहते हैं, और ये होते हुए हमारे में सीखने सुनने की जगह कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है, और कॉन्टेक्चुअल भी हो जाती है कि कौन से संबंध में हम सुनेंगे। तो हमारे जीते समय हमको ये भी निर्णय करना पड़ता है कि कौन से संबंध में हमको कैसे प्रस्तुत होना है। जैसे मैंने कहा, हमारे माँ बाप हैं, हम उनके गुरु नहीं बन सकते अनलेस हमारी इतनी योग्यता बन गई और उनको भी वो दिखे। सो द अदर इम्पोर्टेंट थिंग, गुरु शिष्य संबंध में जो और एक महत्वपूर्ण चीज है होती रहती है ध्यान देने के लिए या ध्यान देने योग्य, वो ये है कि मैं गुरु तब हो सकता हूँ जब कोई शिष्य हो। Somebody has to accept that I know, and I should know, and I should also accept that I know, and somebody should accept that I know. ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने से ही गुरु बना। तो मैं समझता हूँ या मुझे ऐसे लगता है, मेरी मान्यता है कि मुझे पता है, परंतु सामने वाले को यदि नहीं लगता है तो फिर वो गुरु शिष्य संबंध नहीं है, क्योंकि मैं जबरदस्ती का उसके पीछे पड़ जाऊंगा। राइट। तो ये एक एरर होता है हमारे से इस संबंध में। क्या होता है, हम गुरु बन जाते हैं, शिष्य मिलता नहीं मानने वाला, तो हम शिष्य बनाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं कि कोई तो मेरी बात सुने। इन जनरल लाइफ वी कैन ऑब्जर्व दैट हर मनुष्य में गुरु बनने के लिए कोई चीज रहती है, एक इम्पल्स रहता है। इट इज इनबिल्ट इन अस, है ना, इन द जीवन, मन में, वृत्ति में, चित्त में कहीं ना कहीं इसकी छाप है। मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, 6.5 वर्ष की, हमारे पड़ोसी की बेटी है, डॉक्टर है, उनकी बेटी है 3-1 वर्ष का। तो इसको पूरा दिन मैंने बताती रहती है, वो पूरे दिन वो सुनती भी है, किसी समय उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो छोटी वाली इसको सुना देती है कि मैं तुमसे नहीं खेलूंगी। तो 6 साल का बच्चा भी किसी को समझाना चाहता है, ऐसा करो वैसा करो, उसको निर्देश देना चाहता है, इट वांट्स टू गिव इट डायरेक्शन। बड़े होते होते ये कंटिन्यू होता है। द प्रॉब्लम इज कि फिर हम इस डायरेक्शन को गलत संबंध में उपयोग करते हैं। हमारा छोटा भाई है, हमने उसको डायरेक्शन दिया एक आयु के बाद, वो तो नहीं सुनेगा। ठीक। पत्नी को डायरेक्शन दिया, पहले तो चल जाता था पूर्व के समय, क्योंकि सभ्यता अलग थी, मान्यताएं अलग थी। अभी जो पत्नी मिलती है वो सब क्वालिफाइड है ना। पत्नी डॉक्टर है, सीए है, पीएचडी है, फिजिसिस्ट है, हमसे ज्यादा पढ़ी है। जैसे मेरी पत्नी का मास्टर्स डिग्री है, मेरा केवल बैचलर्स डिग्री है, तो मैं उसको निर्देश तो नहीं दे सकता। तो निर्देश कहाँ देना है, नहीं देना है, हम कहाँ देने जाएंगे, हमारे से जाने अनजाने में कहाँ निर्देश हो जाता है, मित्र संबंध में भी हो जाता है, हमारे भाव से, भंगिमा से, द वर्ड्स दैट वी एम्प्लॉय, हाउ वी से इट, बॉडी लैंग्वेज। तो काफी सूक्ष्म चीजें है ये, और इसको अध्ययन पूर्वक कर सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि जब इस प्रकार की प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है जीते समय, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है कि ये बार बार मेरे से इरिटेट क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जीवन विद्या में या मध्य दर्शन के
माध्यम से या अध्ययन से हमको क्या मिल रहा है? व्यवहार के नियम मिल रहे हैं। ये सारे व्यवहार के नियम हम आगे जाके उसको और अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। पर परंतु इन व्यवहार के नियमों के माध्यम से हम जब अध्ययन करते हैं तो हम फिर ये निरीक्षण कर सकते हैं, स्वनिरीक्षण, सेल्फ स्क्रूटिनी, कि मैं कहाँ पर गलत हो रहा हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो या तो मेरी ही समझ पूरी नहीं है, या मैं किसी क्रिया को दूसरे किसी कॉन्टेक्स्ट में सुपर इम्पोज करने जा रहा हूँ। जैसे मैं गुरु बन के अपने पति को समझाने जा रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा, अपने पिताजी को समझाने जा रहा हूँ नहीं होगा, मेरा बेटा 21 साल का हो गया उसको समझाने जा रहा हूँ नहीं होगा, है ना। पड़ोसी के पकड़ के समझने जा रहा हूँ नहीं होगा। एक छोटा ही लड़का है उसको समझाने जाता हूँ, उसकी स्वीकृति नहीं है कि इसको आता है तो नहीं होगा। तो या तो कॉन्टेक्स्ट में गलत पकड़ लेता हूँ, या मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि सामने वाला भी सुनना ही नहीं चाहता है या मेरे से सुनना नहीं चाहता, तब मैं डेस्परेट हो जाता हूँ सुनाने के लिए। तो उसमें से प्रतिक्रिया आएगी, रिएक्शन आएगी, बाउंड टू हैपन, हम भी वही करेंगे। तो गुरु शिष्य संबंध पर कुछ चीजें जो मेरे ध्यान में भी आई उसको मैंने रखा। इस पर यदि किसी को कुछ बात रखनी हो तो बता सकते हैं। आज पूना में 3-1 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, 38 आ गया 41 से, काफी राहत। गुरु शिष्य संबंध का जो एब्सोल्यूट स्वरूप है वो है कि शिष्य समझने के लिए तत्पर रहता है और समझने के लिए प्रयत्न करता है। हमारी कॉलोनी में एक गुरु जी का वो है, एक मंडप जैसा बना हुआ है, ध्यान केंद्र बोलते हैं उसको, मैं जहाँ रहता हूँ। तो गुरुवार को, क्योंकि गुरु है तो गुरुवार को लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं। तो अभी गुरु का मतलब है कि कुछ देगा, सिद्ध पुरुष का मतलब है कि कुछ हमको मदद करेगा। जबकि गुरु के रूप में किसी को स्वीकारने का मतलब है गुरु जैसे बनने के लिए हम प्रयत्न करें या विद्या ग्रहण करने के लिए हम प्रस्तुत हों। ये गुरु शिष्य संबंध का स्वरूप। विदेश में तो स्थिति और खराब है गुरु शिष्य संबंध में। वो ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स की बात यहाँ तक आ गई कि वो तीसरे चौथे कक्षा के बच्चों को भी मिस्टर बोल के पुकारना पड़ता है, टीचर को मिस्टर थॉमस, है ना, मिस्टर डिलन, ये बोलना पड़ता है। नियम है, सरकारी या कानूनी नियम। तो गुरु शिष्य संबंध हम इस रूप से देख सकते हैं। आगे बढ़े। भैया थोड़ा आवाज कम आ रही है, पता नहीं दूसरे को भी आ रही है क्या? अच्छा, मैं तो वही, बाकी लोगों को भी कम आ रही है क्या? नहीं, वॉइस ठीक है। इधर हाँ भैया जी, हाँ मतलब क्या, कम आ रही है कि ठीक आ रही है? कम आ रही है भैया। अच्छा, मैं तो ये वायर नया ही लिया ऐसी कॉल के लिए, क्योंकि अब भी ऐसे ही है। अभी ठीक है भैया। मैं तो कुछ किया नहीं, केवल इसको एडजस्ट। भैया ये जितने शिष्य की तो एक्सपेक्टेशन बताई, गुरु की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है?
अब आ रही है हेलो। आवाज? नहीं, हाँ हेलो, पहले बेटर थी भैया। आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही थी। अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों की आवाज नहीं आएगी इसमें। एक मिनट, समझ गया, ये केवल इनपुट है। Power on. Bluetooth mode. Line in connected. नहीं आ रही है भैया अभी आवाज, नहीं आ रही है एकदम। तो बिल्कुल ही गई। अब ठीक है? जी भैया आ रही है अभी, नहीं, पहले से ठीक था कि अभी ठीक लग रहा है थोड़ा। थोड़ा कि पूरा? थोड़ा ठीक हुआ लेकिन क्लियर है भैया, कोई बात नहीं। नहीं, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैं डायरेक्टली माइक में बोल रहा हूँ, सामने जो वो है। और एक है कि हाँ, अभी ये बॉम्बे तक तो बिल्कुल ठीक आ रही है। बॉम्बे तक ठीक है। चलो ठीक है, हाँ। शॉर्ट पैसे कंप्लीट करते हैं। बिकॉज ये मैं एक तो ईयरफोन के थ्रू कर रहा था, बट मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पोर्ट, क्योंकि ईयरफोन तो नहीं। हाँ अब हाँ ईयरफोन हटा दीजिए भैया, अब अच्छी तरह से आ रही है। बढ़िया बढ़िया आ रही है अभी, बढ़िया। चलिए ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। भैया एक क्वेश्चन था, जैसे आपने ये शिष्य के एक्सपेक्टेशन बताए, ऐसा गुरु के क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं? नहीं, गुरु से एक्सपेक्टेशन ये है कि गुरु झूठ नहीं बोले। उसको पता है तो पता है बोले, नहीं पता है तो नहीं पता है बोले, या जितना पता है उतना ही बोले। एक सीमा तक हम किसी को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि मुझे ये पूछेंगे कि मध्य दर्शन की इस बुक में क्या लिखा है, मैं आपको बता पाऊंगा। यदि आप ये पूछेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, वो भी बता पाऊंगा। उस पर कोई क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कनेक्ट करके, तो वो भी बता पाऊंगा। बट यदि आप ये पूछेंगे कि इस पुस्तक में जो लिखा है, क्या तुम उस स्थिति में हो, तो मुझे सच्चाई बताना चाहिए। जहां तक समझ में आई वो बताना चाहिए, जहां नहीं समझ में आई नहीं बताना चाहिए। वो बताना चाहिए कि मुझे नहीं पता, और किसी से पूछ लेना या फलाने व्यक्ति से पूछ लेना। तो गुरु का ये दायित्व तो बनता है कि वो ईमानदार रहे। एक्चुअली गुरु वही है जिसमें पूर्णता हो जाए, दर्शन में जो लिखा है। बट उसके पहले भी लोग पढ़ाते हैं, जैसे मेरी समझ पूरी होगी ऐसा नहीं है, एक अभ्यास के क्रम में मैं पढ़ाता हूँ, या अभी मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ईमानदारी लगता है। नहीं तो वो खुद भी फंसेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे पता चल गया, ये भ्रम है। और सामने वाला को भी फंसाएगा, क्योंकि बेचारा वो इसके भरोसे चलेगा, और एक सीमा से अधिक उसकी भी गति नहीं हो पाएगी। देखिए ना, गुरु के नाम से, स्पेशली भारत जैसे जगह, गुरु नाम ही भारतीय है। अभी वो ऑक्सफोर्ड लेक्सिकॉन में चले गया है। कितने लोग घूम रहे हैं गुरु के नाम से, फेमस वाले, नॉट सो फेमस, फर्जी वाले, अच्छे वाले, बुरे वाले, जेन्युइन वाले, एंड देन यू विल फाइंड वन कैटेगरी दैट इज जेन्युइनली कंफ्यूज्ड। मतलब दे ऑनेस्टली बिलीव दैट दे नो, और एक तो जानबूझ के वो करते हैं। भैया गुरु शिष्य का संबंध अपने वेदांत में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, एंड इट हैज बीन सो ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड। वेदांत में बहुत अच्छे संबंध बनाए बताए हैं, ऐसा संबंध और कहीं पर भी नहीं मिलता अपन को। देखते हैं आगे, जब हम इस दर्शन, मध्य दर्शन का अध्ययन करेंगे, तो बहुत अंत में ये पुस्तक आएगी, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। उसमें गुरु शिष्य संबंध को बढ़िया ढंग से और बताया है। उस समय हम उसको और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन भाई आपको भाई ऐसा लगता है कि जो जिस तरह से आजकल गुरु का जो मान सम्मान में कमी हुई है, उसे सीखने वाले के दिल में भी थोड़ा एक्सेप्टेंस की कमी तो आई होगी ना, क्योंकि सम्मान ही नहीं रहा तो फिर वो उसकी बात का क्या वो वजूद रखेगा। सही बात है, होता ही है।
तो आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन या कुछ भी साइंसेस पढ़ते हैं, कोई पारंपरिक शिक्षा की ओर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसको हंसी का पात्र बना के रखा है इन लोगों ने, तमाशा बना दिया ना इसको, तो एक व्यापार बना दिया या खुद के नाम को बढ़ाने का एक अवसर बना दिया। फिर उसमें भी अनेकों प्रकार के गुरु हैं, सिंपल, मीडियम, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। तो जो सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस का मतलब सिंपलिस्टिक प्रॉब्लम्स का या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल आंसर देते हैं, तो उससे लोगों को राहत मिलती है। तो कुछ गुरु होते हैं जो राहत देते हैं, आई मीन वी कैन रिमूव दोस जो बदमाशी करते हैं, जो पैसा लेते हैं या लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, शोषण करते हैं, शरीर का भी शोषण करते हैं, मन का करते हैं, धन का करते हैं, तीनों का ही शोषण करते हैं, तन मन धन का। तो वो तो कठोर भाषा बोलेंगे तो बदमाश गुरु नहीं है। मतलब यहाँ पर जो गुरु की जो परिभाषा है उसमें तो नहीं आएगा। उन लोगों के लिए, जो लोग उसको मानते हैं, उनके लिए गुरु हो सकता है। कुछ लोग हैं कि जो जीवन या जिंदगी के जो समस्याएं हैं उसके लिए सामान्य कुछ समाधान दे देते हैं, सम इजी टू फॉलो टेक्निक्स जो हमारे जिंदगी को इम्प्रूव कर पाए, वो अच्छी चीज। फिर कुछ मीडियम वाले होते हैं, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। हाईली कॉम्प्लेक्स का मतलब एडवांस्ड। यहाँ पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये लास्ट वाले कैटेगरी के गुरु के वर्क्स को अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो सो देयर विल बी सिमिलैरिटीज। कोई भी ये नहीं बोलेगा दुखी हो, एक दूसरे को मारो, परंतु इसके पीछे तात्विकता क्या है, ये कैसे संभव है, फिर बाकी चीजों के साथ इसका तालमेल कैसा है ना। फिर जो बड़े प्रश्न है मनुष्य की जीने के, इसके बारे में वो कितना बता पाते हैं, नहीं बता पाते, ये सब में वेरिएशन हो जाता है। कितना कंसिस्टेंटली बता पाते हैं जानकारी के रूप में। फिर दूसरा है कि गुरु जो बोलता है वो उस स्थिति में है या नहीं है। जैसे यदि मेरा पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ये जितने भी संबंधों के बारे में मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं स्वयं ही इसके अभ्यास के क्रम में हूँ। मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि कोई एक संबंध में मैं पूरा पढ़ गया। शिष्य गुरु संबंध में भी पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने जो बोला आज तक मैं पूरा समझ गया, कर लिया, ऐसा भी नहीं। तो कैसे बोलूं कि शिष्य गुरु संबंध में पूरा पढ़ा। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे जो भी बोला उसको मैंने पालन करने का प्रयत्न किया। जो भी निर्देश मिले, जो बहुत कम थे, एक दो ही थे, परंतु उनके वस्तु को मैं ईमानदारी पूर्वक पूरा आत्मसात करके उसको प्राप्त कर लिया, ऐसा तो नहीं। सो इट इज एन इवॉल्विंग थिंग, समझ में आता है। ये तो आप तो बाबा जी के मतलब समकक्ष उनके साथ रहे हुए हैं, तो उनके साथ किस तरह का ऐसा लगता था, हार्मनी किस तरह की लगती थी? वॉज इट लाइक डिसाइपल एंड गुरु या सहयोगी सहकर्मी, कैसा वो भाव देते थे बाबा जी? देखिए, मैं जब पहली बार मिला उनको, मेरी आयु 28 वर्ष की थी, उनकी आयु 88 की थी, 88, है ना। देयर वाज अ बिग डिफरेंस। एज डिफरेंस। और मैं जब गया मैंने देखा कि वो बहुत ही मित्र पूर्वक मेरे को, मुझे उन्होंने रिसीव किया अपने घर। मैं पहली बार गया था तो से पहुंचते 9:45 बज गए थे। उन्होंने भोजन नहीं किया, मैं और साथ में और एक लड़का गया था, हमारे लिए वो प्रतीक्षा किए, हमारे साथ बिठाकर हमको भोजन किए, बोले विश्राम करो, अगले दिन मिलेंगे। अगले दिन बगल में बिठाए, साथ में कॉफी पिए, बिस्किट खाया, जो भी मतलब एक सामान्य व्यवहार जो एक आदमी करता है, ऐसा वो प्रस्तुत हुए। और मैंने पाया कि मतलब उसके पहले उन्होंने क्या काम किया है उसका मुझे कोई कुछ सेंस था। एक दो परिचय शिविर किए थे मैंने, 2-3। मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बट कितना बड़ा आदमी है इसका तो आकलन होता नहीं, है ना। जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो और कोई फिजिक्स में पीएचडी वाला मिलता है, ये तो पता चलता है कि मेरे से ऊपर है, कितना ऊपर है तो नहीं पता चलता है। As you go from class 2 to 3 to 4 to 5, then you realize कि वो कितना आगे था या है, और वो वाली हमारी एस्टिमेशन डिफाइन होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, मेरे साथ भी ऐसे ही घटित हुआ। और प्रारंभिक क्रम में तो मित्रवत ही प्रस्तुत हुए, तो उससे बहुत उन्होंने हमको कंफर्टेबल बनाया, और कोई भी प्रश्न का ना नहीं था, किसी भी चीज में रोकना, इस टाइप की
बिल्कुल चीज नहीं थी। किसी एक समय में उनके साथ जब संबंध स्थिर हो गया, और हो सकता है हमारे में या मेरे में, मैं कई अलग अलग मित्रों के साथ जाता था, एक व्यक्ति के साथ जाता था, फिर कभी अकेले जाता था, इस टाइप की बात रही। तो हो सकता है किसी समय में मेरे में वो वाली चीज स्वीकार हो गई कि मैं इनकी पूरी बात मानूंगा, सुनूंगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद मैंने देखा कि किसी एक क्षण या एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद पश्चात उन्होंने अधिकार का उपयोग किया, जहां पर कुछ पूछने से भी मुझे नहीं समझ में आया तो डांटना, है ना, या जोर से बोलना मेरे ध्यानाकर्षण के लिए, क्योंकि मैं किसी मुद्दे पर फंस जा रहा हूँ अध्ययन के दृष्टि से। उसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है, कुछ कुछ अपलोडेड है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं इंटरेक्शन कैसे हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया ढंग से अभी अपलोड नहीं कर हाँ वो काम अभी बचा है एडिट करके अपलोड करना वाला। एक 10% वीडियोस अवेलेबल हैं अभी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे है, सो यू कैन सी इट। बट मध्यस्थ दर्शन बोर्ड की चैनल है, उसमें आपको ऑथेंटिक वीडियोस मिल जाएंगी जितनी भी हैं। तो इस टाइप की बात रही, है ना उनका। फिर किसी समय में मेरी भी पर बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ऐसा यूं महसूस करती कि श्योर उन्होंने आप में शिष्य भाव को नोट कर लिया होगा, तभी आप कह रहे हैं कि कभी हाँ वो प्यार से, कभी अधिकार, कि उनको समझ में टीचर होने के नाते पकड़ में तो आ जाता ना स्टूडेंट की एबिलिटी, बिल्कुल। कि आप कितने मोक्ष थे, कितने इच्छुक थे, पता चल गया। फिर बोलिए, आपकी आवाज कट गई। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो शिष्य भाव था वो उन्होंने पढ़ लिया होगा। हाँ जो मुमुक्ष ऑथोरिटी या प्यार से पढ़ाना या डांट से समझाना, कुछ भी जो भी उनका तरीका होगा, हाँ क्योंकि टीचर को ज्यादा टाइम लगता नहीं भापने में कि मेरे स्टूडेंट कितना ईगर है लर्न करने के लिए। हाँ बिल्कुल। अभी तो सामान्य ये जो हमें पता चल रहा है कि आप मेरी शायद इंटरनेट सिग्नल वो है, वेवर हो गई। अब क्या आवाज टूट रही है आपकी, हाँ एक मिनट। आवाज टूट रही है आपकी। अब ठीक है आवाज? हेलो, आवाज हाँ, आ रही अब है? आई आपकी आवाज। हाँ ठीक। हाँ, अब आ रही है। बाकी सब तो आ रही है, आई डोंट नो, वैसे तो आ रही है इधर। नहीं, आपको आ रही है तो बाकी सबको भी आएगी। आ हाँ, रही नहीं मुझे है। आ रही है, साफ आ रही है अच्छे से। नहीं ठीक ही है। अभी भी देखिए, यदि कोई सामान्य भी जो सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे लिटरेचर होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, उसमें जो व्यक्ति पीएचडी होता है और एक फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट उसके सामने प्रस्तुत होता है और क्वेश्चन पूछता है, जो लोग पीएचडी गाइड बनते हैं उनको, वो उसका दृष्टा बना रहते हैं उस सब्जेक्ट में। जब सब्जेक्ट मैटर कॉन्शियसनेस ही है, चैतन्य इकाई और जीवन और जागृति और अस्तित्व है, उसमें कम से कम जैसे नागराज जी थे तो उनके संपर्क में हमको आने का सौभाग्य मिला। तो उसमें जिसको पूर्ण जागृति कहते हैं, जिनकी चैतन्य क्रियाएं पूरे रूप से जागृत हो चुकी हैं, सारे चैतन्य क्रियाएं, उनको तो हर चीज दिखता है। हम क्या सोच रहे हैं, है ना, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, आगे कहाँ जाएंगे, क्या संभावना है, नहीं है, ये पूरी चीजें उनके अंदर बहुत ही एफर्टलेसली दिखती है। आई मीन जस्ट लाइक an automobile, somebody who has a PhD in automobile engineering or design can spot a flawed design instantaneously. या एक mathematician can spot a flawed formula या calculation instantaneously. यहाँ पर भी वैसे ही है। जब किसी को संपूर्णता पता है तो उसमें हम छोटे पड़ जाते हैं, उनको सब दिखता है।
उनके साथ जो बाद में जो अनुभव था वह ऐसे ही था। हालांकि कम से कम इनके बारे में तो कह सकता हूँ वो कभी भी अपने इस वाले पक्ष को डिस्प्ले नहीं किए, ना ही उन्होंने उसको कम से कम प्रत्यक्ष रूप में उपयोग किया। मैंने और एक चीज नोटिस की कि मेरा उनके प्रति कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं था। वो शायद एकमात्र संबंध है आज तक मेरे जीवन में where I didn't have any complaint। अब ये उनके आचरण के कारण थी कि मेरी मान्यता के कारण थी, है ना, इट कैन बी डिबेटेड। जैसे पीपल डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद गॉड, बहुत लोगों को गॉड से प्रॉब्लम नहीं, किसी को अल्लाह से कभी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने उनको इतना बड़ा माना है। हाँ, क्योंकि हम लोग उनको बहुत ऊंचे पैरिस्टेटल में बैठाते हैं, तो वी कांट इवन इमेजिन दैट वे। ऐसे ही होता है। You can't blame Jesus, मतलब you can't have a problem with Jesus Christ, no, when you totally believe them। ऐसा ही तो हमारी मान्यता भी काम करती है। मेरे अनुसार यहाँ पर जो कम से कम आपने जो पूछा उसको मैंने जो अनुभव किया उससे अधिक था, केवल मान्यता नहीं थी, उनमें ऐसा था भी। हाँ, उनकी कुछ वीडियोस हैं जो राकेश भैया के साथ काफी देखी थी मैंने, जिसमें बड़े प्यार से समझाते हैं, और वो हिंदी थोड़ा डिफरेंट टाइप की हिंदी बोल के धीरे धीरे समझाते हैं सबको। वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, कैमरा के पीछे मैं बैठा हूँ। अच्छा, उसमें आपका ही नजर नहीं आया, अगर आप होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे तो पहचान में भी नहीं आता शायद। भैया का शायद आवाज कट गया। दीदी भैया ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आवाज भी नहीं आ रही है मेरे को किसी की भी। नहीं, मेरी आवाज अभी भी कट रही है क्या? हाँ, आ कट रही है रही है। भैया, अब आने लगी भैया। अब आई वापस। हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो पांचवा संबंध है पति पत्नी संबंध, हस्बैंड वाइफ। तो पति पत्नी संबंध वैवाहिक जीवन में परिभाषित है, इज डिफाइंड विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और ये हम देखते हैं ये भी एक बहुत ही प्राकृतिक एक नेचुरल घटना मनुष्य के साथ। ऐसा नहीं कि मध्य दर्शन में लिखा है इसके बाद लोग विवाह कर रहे, लोग पहले से इसमें थे ही, आदमी विवाह करता ही आया। इससे भी हमको ये लगता है कि ये दर्शन जिन चीजों के बारे में बात कर रहा है ये सारे ही प्राकृतिक है, और इसके अध्ययन या प्राप्ति के क्रम में ही हमको अभी के मानव इतिहास को या स्वयं के इतिहास को भी हम देख सकते हैं, है ना। तो ये एक नोट करने की चीज है कि यहाँ इसे जीवन विद्या शिविर मध्य दर्शन का प्रारंभिक सूचना देने के उद्देश्य से रखा जाता है, जैसे ये वाला जो शिविर है। तो मूल में जो मध्य दर्शन है वो अभी के मनुष्य के जीवन को देखकर किसी ने फिर कुछ बढ़िया चीजें लिख दी, ऐसा नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस रियलाइजेशन है, सीरीज ऑफ अनुभव है, रियलाइजेशन है, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया पूरा दर्शन है, जहां पर हो सकता है हमारे जीने अभी के जीने से कुछ चीजें मैच हो सकता है कुछ चीजें मैच नहीं हो, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे ध्यान में रखने की चीज के लिए है। तो विवाह मनुष्य के लिए एक नेचुरल स्टेप के रूप में होता है। हम आगे दर्शन में देखेंगे कि विवाह कोई अनिवार्य घटना नहीं है, अनिवार्य आवश्यकता नहीं है कि हर एक को विवाह करना ही है, अधिकांश लोग विवाह करते ही है। तो यहाँ पर लिखा है मैरिज इज अ पर्सनल एंड सोशल कमिटमेंट टू लिव एज एन इंटीग्रल यूनिट टू फुलफिल सम कॉमन गोल्स। काफी ड्राई सी परिभाषा लगेगी, क्योंकि अभी मैरिज को लेकर बहुत सारी चीजें हैं ना, लव मैरिज है, ऐसा है वैसा है, हम एनिवर्सरी पे लाल गुलाब देंगे, पीला गुलाब देंगे, नीला गुलाब देंगे, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, रोमांटिक नोशंस। पर कुल मिलाकर ये देखेंगे तो एक व्यक्तिगत तथा सामाजिक एक कमिटमेंट है ये, कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहूंगा, और समाज को भी हम बोलते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहूंगा। तो समाज भी अपेक्षा करता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे और एक दूसरे का देखभाल करेंगे, और समाज में कोई, है ना, उपद्रव नहीं मचाएंगे। इसीलिए
मैरिज इज अ सोशल इवेंट, हम लोगों को बुलाते हैं, नहीं तो किसी के सामने वैवाहिक होने की आवश्यकता नहीं है, है ना। दो लोग पेड़ के नीचे चले जाए, बोलो चलो शादी कर लेते हैं, हो गई शादी। पर केवल उससे बात नहीं बनती है, वो पूरा प्रभाव नहीं आता है, हम जो बोलना चाहते हैं वो व्यक्त नहीं होता। ये सब अभी आदमी सोचता नहीं। विवाह में लोगों को बुलाते हैं, इसलिए हम भी बुलाते हैं, बट इफ यू लुक एट और कंसिडर एक्चुअली हुआ क्या, बहुत लोगों के सामने हमने डिक्लेयर कर दिए, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है ना। और कुछ बेसिक चीजें उसमें आ गई कि दोनों साथ में एक घर में रहेंगे, दोनों की संपत्ति एक होगी, किसी दिन एक संतान हो सकता है या होगा, एक दूसरे का देखभाल करेंगे तन से, मन से, धन से, है ना। तो इन टाइम्स ऑफ इलनेस मदद करेंगे, किसी का मन खराब है तो मदद करेंगे, या कम से कम हमारे से उसका मन खराब ना हो। आज के दिन पति पति संबंध में एक दूसरे को मन से मदद कर सकते हैं कि नहीं, आगे की स्टेज है, हमारे कारण उसको हेडेक ना हो, ठीक, ये मिनिमम है रिक्वायरमेंट। इतना भी हमने पूरा कर लिया तो बहुत है, देन इट्स अ सक्सेसफुल मैरिज। उसको ओवर एंड अबाउट दैट, इफ यू आर एबल टू असिस्ट द अदर पर्सन, इट इज वेरी गुड। एंड धन से भी, तो ये एक मन और दो शरीर इस अर्थ में परिभाषित हुआ है दर्शन में। तो मैरिज एनेबल्स कंपेनियनशिप, है ना। एक कंपेनियनशिप की भी आवश्यकता पड़ती है मानव को, बहुत एक निकट स्तर का कंपेनियनशिप, बहुत एक डीप कंपेनियनशिप, क्योंकि इसमें शरीर संबंध भी रहता है, वो भी बहुत निकटता को प्रदान करता है। ये 7 संबंधों में से एकमात्र संबंध है जिसमें शरीर का मिलन है, अन्य संबंधों में शरीर का वैसा मिलन नहीं। तो संतान प्राप्ति के लिए भी होता है, और मनुष्य शरीर की एक नेचुरल आउटकम भी है शारीरिक संबंध, जो वैवाहिक जीवन में हम देखते हैं। तो परिवार वो बेसिक यूनिट है, बेसिक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, मानव या विवाह, है ना, परिवार नामक संस्था का बेसिक इवेंट है। उसके पहले परिवार बनता नहीं या परिवार बढ़ता नहीं। यहाँ पर लिखा है फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट लिव टुगेदर फॉर कॉमन मेंटल, इमोशनल एंड मटेरियल एम्स। तीनों ही हमारे एम है। तो केवल मटेरियल एम नहीं है, केवल घर चलाना, पैसा कमाना एम नहीं है, इमोशनल भी होता है, मेंटल भी होता है, मटेरियल में फिजिकल, मतलब वो भी आ गया, मटेरियल डायमेंशन है ये, तो इसमें शरीर भी आ गया। फिर परिवार की आवश्यकता क्यों है, इस पर यदि आएंगे तो यहाँ पर परिवार जो है एक प्राकृतिक, नेचुरल, सेफ एंड सुरक्षित एनवायरनमेंट देता है मनुष्य के संतान को बड़ा होने के लिए। मैं एक बार कहीं एक दिन का वर्कशॉप ले रहा था भारत के किसी उसमें, इंग्लिश में था, तो उसमें एक लड़की थी, लॉ पढ़ी थी, तो मेरे साथ मैंने डिबेट कर रही थी, आर्ग्यूमेंट नहीं बोलना चाहिए, डिबेट कर रही थी कि परिवार भाई विवाह का आवश्यकता क्या है। तो मैंने ये सब बताया, यहाँ जो लिखा है उस समय यही बताया होगा, मैं मान रहा हूँ। तो उसने कहा ये सब तो बिना फैमिली का भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई बच्चा को एक स्थायी एक जगह चाहिए बड़ा होने के लिए ना। यू कांट कीप एक्सचेंजिंग कि आज मैं तेरा पिताजी बनूंगा, अगले महीने वो तेरे पिताजी बनेंगे, 3 महीने बाद वो तेरे पिताजी बनेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चे का विश्वास का एक बड़ा आधार होता है कि ये दोनों बने हुए हैं साथ में। हमको लगता नहीं है ये अपने आप हो रहा है, बट इफ यू थिंक ऑफ और कंसिडर कि उस बच्चे के साइकी के अंदर, उसके मानसिकता में, उसके चित्त में क्या हो रहा है, उसके अंदर ही विश्वास हो रहा है कि ये दोनों बने हुए हैं और मैं इनके संरक्षण में हूँ। तो इसीलिए बच्चे को माँ बाप कई वर्ष तक लगते हैं। मैं तो अपने आसपास देखता, आदमी 40 साल का भी होता आता है, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ 40-50 वर्ष के भी, उनको अपने माँ बाप चाहिए। वो संरक्षण वाला भाव अभी भी वहां पर वो सीख करता है, उसको पता नहीं है कि वो सीख कर रहा है, बट वो करता है, इमोशनल कनेक्शन के लिए करता है, झगड़ा भी करता है, परंतु साथ में बने रहता है। क्योंकि यदि वो लोग नहीं है तो वो खालीपन और अधिक है। So you are better off being in a relationship and having a problem in it than not having any relationship at all, because that is a bigger punishment and a bigger emptiness to experience. तो बच्चे का होना और
पति पत्नी, ये सारा एक इंटीग्रेटेड यूनिट, एक इंटीग्रल चीज के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये दिखता है कि ये परिवार जो है, बच्चे के परवरिश, उसकी फिजिकल बीइंग तथा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जानकारी को एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए ये सबसे बढ़िया सिक्योर एनवायरनमेंट। तो इस दर्शन में परिवार को एक इंटीग्रल यूनिट माना है मनुष्य के समाज के लिए। सो इट इज नॉट अ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। एंड उसकी पर्पस ये है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि भाई परिवार कोई नेचुरल चीज नहीं है, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर व्हाई अ फैमिली शुड एग्जिस्ट, कहीं लिखा नहीं। इस चैतन्य पक्ष के अध्ययन तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन से, साइकोलॉजिकल स्टडी से समझ में आता है। किसी ने हाथ रेस किया? हाँ भैया जी, मैं चाहती हूँ कि आप पति पत्नी संबंध को अपनी रियल लाइफ को ज्वाइन करते हुए बताएं कि किस तरीके से आप अपने इस रिश्ते को निभा पा रहे हैं, और जैसी अपेक्षाएं आपको थी और जो भी आपकी वाइफ है उनके साथ आपका जीवन कैसे है, वो उतना उत्साह पूर्वक है जितनी आपने अपेक्षा की थी। क्योंकि आप इस अध्ययन में हैं तो हम आपसे अपेक्षा ये करेंगे कि वो आप उसे रोमांचित तरीके से बताएं। तो एक बार आप अपनी ये तो ये मैं अकेले कैसे बताऊं? मैं जो बोलूंगा उसको वैलिडेट करने के लिए दूसरा भी व्यक्ति चाहिए ना। मुझे लगता है कि यदि मैं आपको उत्तर दूं, भाई उत्सव पूर्वक जीना कैसा हो रहा है, मैं उत्सव शब्द का तो प्रयोग नहीं कर पाता हूँ। हाँ, हम दोनों एक उद्देश्य से जुड़े। माने मेरे साथ तो ये हुआ कि विवाह के पहले ही मेरा दर्शन के प्रति स्वीकृति हो गया था, और अभी जिस सिटी में मैं बड़ा हुआ, जिस प्रकार की नौकरी मेरी थी, उससे मेरा मन उठ गया था, और दुनिया में जितनी भी चीजें थी करने, सोचने, समझने के लिए, वो मेरे लिए अपर्याप्त या इनकम्प्लीट लगे। तो मेरे में गड्ढा बन गया था और उसमें दर्शन आके गिरा। मेरे साथ तो ये हुआ। तो मेरा ये अपेक्षा या उद्देश्य था कि इस रास्ते में मेरे साथ चलने के लिए कोई मिले। तो हम लोग काफी लंबा बातचीत भी किए, काफी समय, और उन्होंने जीवन विद्या शिविर भी अटेंड किया। मैंने कहा इसको पहले सुन लो, नहीं तो हम कहाँ क्या करने जा रहे हैं कि उसका आपको कम आइडिया मिलेगा। तो जो रास्ता हमारा साथ में रहा है, अभी कितने वर्ष हो गए, 14 वर्ष, 13.5 वर्ष हो गए विवाह को। इसमें हम इस रास्ते पर चल पाए, और ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दुनिया जिस चीज को लेकर चल रही है उससे विपरीत दिशा में या भिन्न दिशा में आपको चलना पड़ता है, आर्थिक विधि से, है ना। और 12 वर्षों से हमारा कोई एक स्थान नहीं था रहने का। हम कम से कम 5-6 स्थानों में रहे 12 वर्षों में, अनेकों लोगों के घर रहे, लगभग हॉस्टल लाइफ ही जीवन रहा हमारा। ये सबको यदि मैं सोचता हूँ, देन आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब। प्रारंभिक क्रम में मेरे से जो कुछ गलतियां होती थी, जो मैं अभी ट्रेस करता हूँ कि पूर्व की किन्हीं मान्यताओं के कारण रहा मेरे में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपने पिता माता, अन्य लोगों को देखकर हमारे अंदर कुछ प्रवृत्तियां, अपेक्षाएं भी, है ना, स्वरूप, मतलब किसी संबंध में रहने के जो मान्यताएं हैं ये आ जाती है। तो मुझ में भी थी। उससे उनको जो भी कष्ट हुआ उन्होंने मुझे बताया भी, तो उस पर मैंने कॉन्शियसली एफर्ट भी किया, और मुझे लगता है वो काफी कम होके अभी नहीं के बराबर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा फिर कंप्लेंट अभी आता नहीं है कि तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। बाकी जो चीजें हैं, देखिए और सूक्ष्म स्तर पे, कि यहाँ पर जैसे भाई हम क्या एक दूसरे के शारीरिक विधि से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल रखते हैं। वो तो मुझे लगता है हर पति पत्नी रखते ही हैं सामान्य रूप से। Very few wives will make food which will harm the husband's health, है ना, why would she do that? तो ये तो अभी भी है, तो कोई स्पेशल चीज उसमें नहीं है। कॉमन मटेरियल एम है हम दोनों का, और उसमें समान है। सो आई हैव बीन लकी देयर, और शी हैज बीन लकी, और बोथ ऑफ अस। तो हम दोनों का जो आर्थिक जीवन है वो लगभग काफी मैच होता है। जो बौद्धिक वाला पक्ष है उसमें भी काफी समानता है, कॉमन मेंटल वाला जो लिखा है। ये जो इमोशनल एम है, ये अभी भी मैं पूरा, मुझे लगता है, ठीक से नहीं समझ पाया हूँ कि एक महिला का या उनका
जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है वो कैसा पूरा हो सकता है। ये अभी भी अभ्यास के क्रम में ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है, होता है, या नाराजगी नहीं होती है, वो भी होता है, बट कम समय के लिए होता है और जल्दी मूल्यांकित हो जाता है। अब अलग अलग मूल्यांकित हो जाता है। हम ऐसे सायंकाल को ऐसा कोई सेशन तो नहीं करते कि तुमको भी गुस्सा आया था और मुझे भी गुस्सा आया था। हो सकता है कुछ लोग करें, हम दोनों तो नहीं करते, हमारा मन नहीं करता है। अनकंट्रोल टाइप के आर्ग्यूमेंट नहीं के बराबर होते, हुई होंगी तो किसी विशेष परिस्थितियों में होती है, परंतु वो भी मूल्यांकित ही होता है। अभी की तो ये स्थिति है। ठीक है दीदी। फिर गई क्या आवाज ध्वनि? अरे यार, साउंड चेक। अब आई आवाज। ये लास्ट लाइन क्या था? मैं तो बहुत सारा लास्ट लाइन क्या था? मूल्यांकित, आई थिंक आपने बोला कि कुछ आर्ग्यूमेंट होता है उसके बाद मूल्यांकित होता है। हाँ ठीक है, वो ठीक। तो भैया आप ये जब मूल्यांकित कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि मूल्यांकित होता है मतलब? उसका मूल कारण क्या है? तो कई अच्छा। जैसे देखिए बहुत सारी चीजें, तो क्या होता है, ये जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या इश्यू होती है, ये तीन क्षेत्र में ही होता है मनुष्य का। या तो मटेरियल डोमेन में होता है ना, हमको कुछ करना था हमने किया नहीं, या हमारी कोई अपेक्षा है उन्होंने नहीं किया है, या वैसा वैसा। ठीक, इसमें छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे बेडशीट को फोल्ड करके रखना, सवेरे कमरा साफ करना, पंखे को टाइम से साफ करना, इस टाइप की अपेक्षा एक दूसरे की होती है। कुछ बड़ी चीजें भी हो सकती है, ऐसा खर्च मत करो, नहीं करो। ये बहुत छोटे स्तर की चीजें होती है और इसमें मुझे लगता है अंतर होना स्वाभाविक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल हु आर वेल मैच्ड, कि हमारा टेबल उसका टेबल बिल्कुल इसकी विधि से रखा है, या उनकी अपेक्षा के अनुसार हम हर चीज कर रहे हैं, ये वाली चीज। मूल मुद्दा भाव वाले पक्ष का होता है कि दूसरे की अपेक्षा को पूरा करने के लिए हम अपने स्टैंड पॉइंट, अपने कार्य के विधि, मैं मटेरियल पे ही हाईलाइट किया हूँ, बिकॉज द वे वी आर, द वे वी फंक्शन, मतलब वर्क और कीप थिंग्स, इसको हम छोड़ने को तैयार है कि नहीं। ये मुझे लगता है एक बड़ी सीख है, ये एक बड़ा अभ्यास है जो हमको करना चाहिए, या हम करते हैं, या करना पड़ता है फाइनली। जो नहीं करता है उसमें फिर घर्षण होती रहती है। सो इफ बोथ साइड्स आर एबल टू प्रैक्टिस दिस लेटिंग गो, देन आई थिंक काफी चीजें इसमें सुलझ जाएंगी। एंड दैट डजंट मीन कि फिर उसमें काम ही ना हो, निष्क्रिय हो जाए। बट फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी अपेक्षा है कि उनको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि मेरी ये प्रेफरेंस है ना, ये मेरी प्रिय है, जैसे बेडशीट को ऐसे रखना नहीं रखना, एक उसमें हित का दृष्टि है कि ये हमारे हित के लिए अच्छी चीज है ना, इट इज हेल्दी, यू शुड बी, क्या कहेंगे कि हाइजीनिक होना चाहिए घर। पर उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसके ऊपर, कि प्लेट को इस डायरेक्शन में रखना है कि उस डायरेक्शन में रखना, प्लेट में पानी का धब्बा होना चाहिए कि नहीं। एक आदमी की वहां तक अपेक्षा हो सकती है कि पति खाने के बाद प्लेट को धोए और पोंछे और उसमें पानी का धब्बा ना दिखे। अब ये तो एक्सट्रीम है, तो बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो if somebody is caught up or has an expectation like that, तो दोनों पक्षों को इस वाले मुद्दे को स्वनिरीक्षण पूर्वक देखना चाहिए, ये देखना पड़ेगा, अभ्यास यदि कर रहे हैं तो, कि हमारी फिर ये एक एक फसावट है जो व्यक्ति में अपेक्षा है, और सामने वाला व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है कि ठीक है, हमको ठीक नहीं लगता तो भी उसके संतुष्टि के लिए कुछ कर लिया, क्या प्रॉब्लम। सो यू लेट गो ऑफ योर unwillingness to do something. So letting go is a big part. So I think that
पति पत्नी संबंध में, और लोग इसको पहले भी किए ही हैं, हम अभी उसको बढ़िया ढंग से शायद एक एल्गोरिथमिक विधि से, थियोरेटिकल विधि से, इस दर्शन के कारण उसको यहाँ पर रख पा रहे हैं, परिभाषित कर पा रहे हैं मेरे अनुसार। मतलब आप आगे, मतलब मुझे भी यही दिखा, मेरा अनुमान है आपको भी यही चीज दिखेगी अध्यक्ष दर्शन में, कि एवरीथिंग इज वेरी वेल कनेक्टेड एंड सिंक्रोनाइज्ड। कभी भी कोई चीज टूट नहीं रही है, द स्ट्रक्चर डजंट ब्रेक नो मैटर व्हाट क्वेश्चन यू थ्रो एट इट। आपको दिखता होगा, वी आर ऑन पेज नंबर 219 ऑफ दिस बुक। हमारी जो इनिशियल स्टार्टिंग प्रीमाइस थी और उसके बाद हम जो चर्चा कर रहे हैं, मेरे अनुसार तो उसकी इंटीग्रिटी अभी तक बनी हुई है। वी हैव नॉट जंप्ड और कॉन्ट्रडिक्टेड समथिंग वी सेड इन द पास्ट। उसी फ्रेम में हम अभी भी चल रहे हैं, वही बिल्ड हो रहा है, वही डीपन हो रहा है। तो ये वाली चीज में मुझे लगता है लेटिंग गो वाली एक चीज। फिर होता है मेंटल कन्विक्शन। भाई मुझे कोई चीज किसी विधि से समझ में आती है और उनको दूसरी विधि से आती है, इसमें भी लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हस्बैंड वाइफ डोंट हैव टू अग्री ऑन द थियरी ऑफ एवरीथिंग। यदि ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ लाइफ इज फाइन देन इट इज ओके, तो ये भी मूल्यांकित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घटना के पीछे कारण क्या था, या दर्शन में ये लिखा है, मान लो हम दोनों दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका दूसरा ओपिनियन आएगा, मेरा दूसरा ओपिनियन आएगा। We both don't have to agree on why Vladimir Putin is right or wrong, and that doesn't make a difference. So many a time इसमें भी फंसावट हो जाती है। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से ठीक हो सकता है। जो इमोशनल वाला है, इसमें जेंडर की कुछ चीजें आ जाती है कि पुरुष और स्त्री के मानसिकता में जो भावात्मक अपेक्षाएं हैं, इसमें अंतर देखा जाता है। जीवन एक ही होता है। तो पुरुष का परिभाषा दिया है यतित्व, जो यत्न प्रयत्न पूर्वक जो सिद्ध करता है, और पत्नी का परिभाषा दिया है सतीत्व, जो सत्व पूर्वक, मतलब जो निष्ठा पूर्वक उसको सिद्ध करता है, प्राप्त करता है। तो कई बार महिलाओं को इंट्यूशन पूर्वक कुछ चीजें सही लगती है, उसको करती है, उसके पीछे कोई एक तर्क हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इन जनरल, नाउ आई एम मेकिंग वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट्स, देयर विल बी मतलब exceptions to this or many exceptions to this। पुरुषों को हर चीज के लिए एक लॉजिकल रीजन चाहिए, एक आर्गुमेंट। अच्छा यहाँ से यहाँ जाते क्यों जाए, पहले तो हम बोले थे यहाँ जाए वहां जाए, तो उसको पूरा एक स्ट्रक्चर बना के फिर अप्रोच करने का प्रवृत्ति होता है। इसको भी पहचानने की आवश्यकता है मूल्यांकन पूर्वक, कि मेरा ये विधि है किसी चीज को अप्रोच करके पूरा करने का, और एक महिला का एक विधि है इसको पूरा करके अप्रोच करने का। इसका कोई एक संतुलन बिंदु लाना पड़ेगा। ये मैंने जो तात्विक चीजें हैं उसके अर्थ में मैं बता रहा हूँ। बाकी इमोशनल चीजों में कुछ मान्यताएं भी हो सकती है। मेरी मान्यता है कि सवेरे उठ के पत्नी मेरे लिए कॉफी बना कर दे, ठीक है, जब तक मेरे अंदर वो उसकी आवश्यकता बनी है, और किसी को किसी के लिए बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, हमारे घर में मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं पहले उठता हूँ, पहले से ऐसे रहा, या मेरे कॉफी बनाने पर अधिक विश्वास है, ये भी एक कारण है। यानी ये बात कॉफी की नहीं होगी, बात मोर देन दैट इमोशनल डिमांड की है कि शी फील्स बेटर दैट यू हैव ऑफर्ड हर अ कप ऑफ कॉफी। अरे ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैरिज में ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। इमोशनल डिमांड अगर एक हस्बैंड या वाइफ ऑपोजिट एनी ऑफ देम कैन फुलफिल, वही ना। तो समानता के भाव, देखिए चर्चा हम तब कर सकते हैं जब दो लोग समानता के भाव में रहने के लिए इच्छुक हैं। आइडियल स्टेट में समानता है, मेरे में पूरी समझ है, उसमें पूरी समझ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज द आइडियल स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। बट व्हेन यू आर इन द प्रोसेस, तो ये जो ब्रॉड यहाँ पर हमको जो दिख रहा है कि एक परिवार है, तो हमने विवाह क्यों किया, किस व्यक्ति से किया, उसमें जीवन के होने का पहचान, उसमें कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के होने का पहचान, चित्रण, विचार, मन का पहचान, इसका मेरा भी अध्ययन, उसका भी अध्ययन, राइट। फिर वो पर्टिकुलर जो संबंध है वो कौन से टाइप का है, उसका बेसिक स्वरूप क्या है उस संबंध का, हाउ क्लोज आर वी टू दैट स्वरूप, और हाउ फार अवे आर वी फ्रॉम दैट स्वरूप। इफ वी आर फार अवे, उसके मूल में क्या मान्यताएं हैं या कमियां हैं, ये सब के चित्र के साथ ही ये पूरा किया जा सकता है। तो उसमें फिर ये बात हो पाती है।
सही कह रहे हैं। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता भी होगा भैया, जैसे आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं या मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी, अभी आप और मैं थोड़े इंटेलेक्चुअली चीज को एनालिसिस करके समझ भी सकते हैं, लेकिन हमारे से पुरानी ओल्ड जनरेशन थी, तो उन्होंने तो कभी इसको इस व्यू से देखा भी नहीं होगा, बट एवरीथिंग वाज सो नेचुरल था कि जैसे पति एक उसको चाय बना के लाता है तो वो इट वाज नॉट अ डोमिनेशन, इट वाज नॉट कि लेकिन फिर भी एक वो खुशी थी, जैसे मेरे फादर इन लॉ आज तक अपने मदर इन लॉ के लिए चाय बना के लाते एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू डू इट। और कभी मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से हम अभी इस बात को सोच रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने कभी किया भी होगा या सोचा भी होगा। मे बी दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, पर बड़े सहज तरीके से जिंदगी चल रही थी। मोस्ट ऑफ द केस, आई मीन टू से, देयर आर एक्सेप्शन, शुड बी। एक है कि परंपरा में जो ढांचा था सभ्यता का, समाज का, उसमें स्त्री पुरुष के संबंध के को लेकर जो मान्यताएं थी, वो दार्शनिक भाषा में देखेंगे तो जीव चेतना से उपजी हुई थी, जहां पर पुरुष क्योंकि आर्थिक पक्ष को पूरा करता है और शरीर से ज्यादा बलवान है और परिवार को पहले से सुरक्षित करके रखता है जंगली जानवरों से, है ना, बाकी लोगों से, बदमाशों से, तो उसकी घर में चलती। यहाँ से उसका एवोल्यूशन है कि हस्बैंड बैठेगा और पत्नी उसको खाना खिलाएगी। उसके पीछे कोई सोचना समझना तो बहुत अधिक नहीं था, जैसे आप कह रहे हैं। जब तक इसमें दोनों पक्ष की स्वीकृति है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे यू वांट टू इन्वेड मी, आई एम हैप्पी टू बी इन्वेडेड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यू वांट टू इन्वेड मी एंड आई डोंट वांट टू बी इन्वेडेड, तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे भारत, अंग्रेज भारत आए, कई राज्य ऐसे थे उनको अच्छा लगा, रहे बढ़िया, आ जाओ चलाओ हमको। भारत तो एक भारत नहीं था ना, बोलते 239 कुछ स्टेट्स थे, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उससे भी अधिक होंगे। कुछ ने रेजिस्ट किया तो वहां प्रॉब्लम आई, फिर बलपूर्वक उनको करना पड़ा। कई लोगों ने वेलकम किया, क्योंकि कई लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। पहले ये चलाता था, अभी ये चला रहा है, क्या फर्क है? आम आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पहले बुरा आदमी चला रहा था, को टैक्स देना पड़ता था, अब बुरे आदमी को टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसके मूल में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले चीजें पहले से बहुत अच्छी थी। उसके पीछे के एंथ्रोपोलॉजिकल, मतलब जो सोशल, यदि हम चीजों को देखेंगे तो घर का मुखिया एक आदमी होता है, तो वो अपना हट और वो चलता है, तो किसी एक आदमी के लिए ठीक लगता है, दूसरे आदमी के लिए ठीक नहीं लगता, किसी एक समय में ठीक लगता है, दूसरे आदमी में ठीक नहीं लगता है, एक ये वाली चीज। इसीलिए आज के दिन यदि देखेंगे तो इसकी कोई किसी की में स्वीकृति नहीं है, क्योंकि वो सारी मान्यताएं अभी हट गई सोसाइटी से। हम शिक्षा में तो किसी को बोल नहीं रहे हैं, किसी लड़की को ये नहीं बताया जाता है स्कूल या कॉलेज में कि पति से कॉफी लो कि दो, कोई नहीं बोल रहा। नोबडी इज टीचिंग ऑल दिस इन एजुकेशन, राइट। बट 2022 में जो एक शिक्षित व्यक्ति आज के दिन विवाह करता है, उसकी मान्यता पुरुष या स्त्री हो, ये बहुत भिन्न है कंपेयर टू 100 ईयर्स अगो या 80 ईयर्स अगो। और आज ही के दिन किसी छोटे छोटे का मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज, जगह से, किसी गांव से भारत में यदि देखेंगे तो हो सकता है वहां पर मान्यता अभी भी वैसी हो जैसे पहले थी। एक तो ये है, तो ब्रॉडली ये टाइम एंड स्पेस में देखेंगे तो उसमें बहुत वेरिएशन है। और यूरोप के गांव में जाएंगे तो वही मिलेगा जो यूरोप की सिटी में मिलेगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में सिटी और गांव के मानसिकता और रहन सहन में बहुत अंतर नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत अधिक अंतर है। एक तो एक बड़ी बात, एक ही चीज। दूसरा जो बात ध्यान में आता है कि कुछ चीजें तो पहले से सही थी ही, बिकॉज फाइनली मनुष्य उसी अस्तित्व में, उसी रियलिटी में जी रहा है, उसी के किसी अप्रोक्सीमेशन में जी रहा है। तो जहां जहां उसकी मान्यता सही मैच होती है वहां पर उसकी प्रॉब्लम कम है। He doesn't have the theory behind it. The problem is, even if he knows something is right, he cannot explain it or he cannot give it to somebody else. यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इन चीजों को शिक्षा विधि से हम समझ के समझा सकते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी संभावना है। अगर एजुकेट किया जाए तो देन इट विल बिकम अ बेटर इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली। क्योंकि जॉब इतनी बुरी तरह से टूट रही है, इसको टूटने से तो बचाना ही पड़ेगा।
अभी मैं divorce- वेस्टर्न अभी सोसाइटी में तो वो पाकिस्तान और एक प्रॉब्लम हो गया ना, जैसे इंडियन अधिक धीरे धीरे वेस्टर्नाइज या वेस्टर्नाइज भी छोड़ दे, मॉडर्नाइज हो रहा है, मान्यताएं मॉडर्नाइज हो रही है, तो पहले की मान्यताएं नहीं रही, तो वो फिर उसमें बड़ा तकलीफ हो जाता है। अभी वो कॉमन वो बोलते हैं ना वेस्ट में, अमेरिका में, कि भाई इतनी सारी शादियां हो जाती हैं कि कुछ कॉमन बच्चे होते हैं, कोई एक दो दूसरे अन्य विवाहों के बच्चे होते हैं, मतलब इसकी संभावना बढ़ रही है, अकरेंस बढ़ रही है, संभावना का मतलब। ये कॉमन टर्म बोलते हैं ना, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इसको उपयोग किया जाता है कि हनी योर किड्स एंड माय किड्स आर फाइटिंग विद आवर किड्स, क्योंकि पहले से दोनों के विवाह रहते हैं, उसके कुछ बच्चे होते हैं, अभी फिर विवाह होता है, उसके फिर बच्चे होते हैं, फिर ये पूरा एक सेट होता है, ये परिवार। तो अभी प्री नप अग्रीमेंट पर आ गया ना, प्री नप्चुअल, नप्चुअल का मतलब विवाह। विवाह के पहले ये तय होता है कि जिस दिन डाइवोर्स होगा, यदि होगा, तो किसको कितना मिलेगा और उसके टर्म्स क्या होंगे। भारत में इसकी चर्चा कम है अभी, या नहीं के बराबर है, बट अमेरिका में इट इज नॉट वेरी अनकॉमन। भैया वो इमोशनल ग्राउंड खत्म हो चुका है हमारे यहाँ, अभी भी इमोशनल बॉन्डेजेस भी है, ग्राउंड भी है, और दोनों पति पत्नी दोनों इसको रिलीजियसली फॉलो भी करना चाहते भी हैं, कर रहे हैं, वांट टू डू। वही, बट अभी जो शिक्षित महिला है उसको आप पूछिए तो वो इमोशनल फॉलो नहीं बोलेगी, वो उसका अत्याचार बोलेगी, ऑपरेशन है। कि मुझे उठ के 10 लोगों के लिए, मतलब मेरी जिंदगी इतनी है कि मेरे को 8 से 10 लोगों का खाना बनाते रहूं 2500 वर्ष। तो यदि आप देखेंगे जो बौद्धिक वाला पक्ष है ना, जो हमारा सेकंड बॉक्स है या थर्ड बॉक्स, जो भी डिपेंडिंग ऑन हाउ यू नंबर्ड इट इन योर माइंड, इसकी जागृति हुई है, ये विकसित हुआ है महिलाओं में, तो बौद्धिक अपेक्षाएं बड़ी है। बुद्धिपूर्वक भी एक महिला कुछ करना चाहती है, तो वो पढ़ना चाहती है, तो उसका आज के दिन स्पेस क्या है, बाहर नौकरी में है। सो उसका फुलफिलमेंट, यही करियर फुलफिलमेंट की बात है ना, कि आप भी पढ़ लिख कर कुछ किए, उसका कहीं उपयोग तो हो, वो कहीं प्रमाणित हो, कहीं प्रोजेक्ट हो, तो भाई हम भी जॉब करेंगे, तो फिर खाना कौन बनाएगा, किसी और का हायर कर लो। इंडिया में डोमेस्टिक हेल्थ सस्ता है तो किसी को रख लो। वैसे भी आजकल के पुरुष बहुत सारे ये वेस्टर्न मैंने मूवीज और ये सब देख के समानताएं अपने आप मैंने साइलेंट रूप में आ गई। लाइक माय मदर सेज, इवन माय फादर who otherwise grew up in a very traditional society, मैंने जैसे मैं छोटा था तो मतलब बचपन में तो बच्चा मेला कर देता है, सुसु पोटी कर देता है, कपड़ा उपड़ा धोते थे। उसके पहले के जनरेशन में वो पुरुष हाथ ही नहीं लगाता था बच्चे को, सारा महिला को ही करना पड़ता था एवरीथिंग। वो केवल खेत जाएंगे, वापस आएंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन उनकी सोसाइटी में स्टेटस क्या है या क्या कार्य करते थे, जैसे हमारे यहाँ वेद पठन पाठन कुछ करते थे, उसको करते थे। यदि किसी का दुकान है, दुकान जाके आएगा बस, बाकी सारा महिला को ही करना है। देयर इज नो वे द हस्बैंड इज गोइंग टू हेल्प। वो तो रूढ़ी है, वो कोई समझ नहीं है, वो तुक्के से चल रहा है, वो दोनों पक्षों की स्वीकृति ऐसे में चल रहा है। जैसे ही एक पक्ष उसमें कुछ क्वेश्चन करता है तो वो बिखर जाता है। आज के दिन प्रॉब्लम क्या है, दिस इज बीइंग क्वेश्चन बाय वुमेन कि भाई व्हाई शुड आई बी वॉशिंग और टेकिंग केयर ऑफ द हाउस ऑल द टाइम, तुम भी करो। उसका उत्तर नहीं है हमारे पास, क्योंकि बोथ ऑफ देम में यह चारों आयाम है। तो दोनों में आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक तथा व्यवहारिक चारों आयामों की पूर्ति होनी आवश्यक है। हम कैसे बोले कि पुरुष बौद्धिक ही करेगा और तुम भौतिक और व्यवहारिक तुम करो। इफ यू सी द स्प्लिट, पुरुष जो है आर्थिक और बौद्धिक पक्ष को संभालता है, मतलब आगे क्या करना है, दिशा क्या लेगी परिवार, ये सब वो सोचेगा। अधिक पढ़ा लिखा होगा और दुनियादारी में रहेगा, है ना। और आर्थिक पक्ष फाइनेंसेस को देखेगा। महिला को व्यवहारिक और नॉन फाइनेंशियल भौतिक पक्षों को देखना पड़ेगा। जैसे बर्तन मांजने का पैसा नहीं है तो उसकी कोई प्लेसमेंट और वैल्यू ही नहीं है।
इट इज लुक डाउन अपॉन। तो समाज में भी ये प्रॉब्लम है। तो कोई महिला को पूछता, वेरी फ्यू पीपल आस्क अ वुमन वेयर डू यू वर्क और व्हाट वर्क डू यू डू। आप यदि आदमी है तो आपको पूछते, ऐसे मेरे को पूछते हैं। ये मेरा 13वां वर्ष है रिटायरमेंट का, फाइनेंशियल रिटायरमेंट का। महिलाओं को कम पूछते हैं, ये नहीं पूछते। तो बोलते हैं आई डोंट वर्क एनीवेयर, आई एम अ हाउसवाइफ। तो इससे कुछ महिलाओं को चिढ़ आती है, फिर बोलती है नहीं नहीं हाँ, आई एम अ हाउस मेकर या आई वर्क एट होम। ये सारा भाषा का प्रयोग होने लग गया। वो बात तो सही है, वो कार्य कर रही है जिसका कोई मॉनेटरी आउटकम, ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है, विनिमय वाली वस्तु नहीं है। घर में कपड़े धो सुखाना वो विनिमय की वस्तु नहीं है। तो पुरुष उन भौतिक चीजों को कर रहा है जो बाहर एक्सचेंज होकर मॉनेटरी वैल्यू लाता है। महिला उसी काम को कर रही है बट वो एक्सचेंजेबल नहीं है ना। और भावात्मक पक्ष दोनों में समान है, दोनों की पूर्ति होनी पड़ेगी। बौद्धिक मेंटल रिक्वायरमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों पूरा होना पड़ेगा टू द एक्सटेंट दैट इज नीडेड। ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं तो उसमें फिर उत्तर मिलते हैं। मतलब इस विश्लेषण से हमको ये भी समझ में आता है कि ये जो सो कॉल्ड पुरानी जिंदगी या जमाना था ये क्यों गया, ये होना ही था। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। वो परिवार से उठ के महिला में सोचने विचारने की चीज आ गई, अधिकार की बात आ गई, स्व सम्मान की बात आ गई, यू कांट वॉक ओवर मी एनीमोर, ये वाली चीज आ गई। इसलिए महिला आंदोलन है। पुरुष आंदोलन किधर है? वुमेन्स डे है, मेंस डे अभी बोल रहे, मेंस डे भी होना चाहिए, है ना। और इसी वजह से जॉइंट फैमिली टूटी, क्योंकि औरतों को जॉइंट फैमिली में कोई जगह नहीं थी। They were not free to work, free to express. मैं अभी एक जॉइंट फैमिली में ही रहता हूँ इधर हमारे घर में। इट इज नॉट इजी, क्योंकि ये सब किसी को फुर्सत नहीं है सब सोचने समझने के लिए। तो आपको ही फिर सारा करना पड़ेगा। एक समय में आदमी थक जाता है तो दे वॉक आउट। या तो देखिए जॉइंट फैमिली में यूजुअली यही दो संकट आता है, या तो मटेरियल संकट आता है, पैसे को लेकर झगड़ा हो जाता है। जो कॉमन संपत्ति है किसको कितना मिलेगा, जब तक इसमें सबकी चलती है या जो मुखिया उसकी चलती है तब तक एवरीथिंग इज फाइन। किसी दिन उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो वो खत्म हो जाता है। और इमोशनल वाला चलता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है अनाप शनाप होते हैं। जैसे बहू माँ बेटी के संबंध में होना चाहिए, वो दूसरा वाला वो पराये वाला संबंध में रहती है। तो सास हमेशा बहू को वो कटघरे में बंद करके ही देखती है। शी इज ऑलवेज सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, राइट। उसकी सारी गलतियां वो हो जाती है, माने एक्स्ट्रापोलेट होकर बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो वो शोषण वाला संबंध ही रहता है, इससे थक जाते हैं। आज की पढ़ी लिखी महिला को कोई पेशेंस नहीं है सब झेलने का। जब तक झेलता झेलता तब उसके बाद बोलता है चलो अपना निकलो बाहर। तो वो जो पुराना सास बहू वाला संबंध है वो सब अभी एक्सपायर हो गया है या बहुत जल्दी हो रहा। अच्छा ही है मेरे अनुसार। Almost on verge. हाँ, मतलब अभी पढ़े लिखे वर्ग में नहीं है। कोई कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा है या झेल रहा है। ये कितने लड़के जो अभी 40 साल के हैं बाप से दबे हुए रहना चाहते हैं, वेरी डिफिकल्ट। वो खुद ही कहीं वाइस प्रेसिडेंट है, लाखों कमाता है, वो बाप से क्यों सुन के लेगा। पहले ये था कि व्यवसाय पिताजी का था, पिताजी सारा कंट्रोल करते थे, ही इज डिपेंडेंट ऑन दैट फादर। सो यू सी पहले के जो हमको लगता है कि थिंग्स वर इन कंट्रोल, दे वर एक्चुअली बीइंग रेगुलेटेड ईदर मटेरियली और इमोशनली। फाइनेंशियल रेगुलेशन होता तो आपकी बाध्यता है, वो घर छोड़ के जाएगा तो मर जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा उसको। So he has to be in the family business. हाँ, he cannot leave क्योंकि पूरा कंट्रोल किसी ताऊजी के पास है। You won't get that money, you won't get a share of the property. जाओ। अभी you have legal protection if it is ancestral wealth, इसीलिए वो सारे डिस्प्यूट अभी कोर्ट्स में यही वाले हैं, सिविल डिस्प्यूट्स है ना प्रॉपर्टी को लेकर। तो मटेरियल बाध्यता थी या इमोशनल बाध्यता थी, है ना, इमोशनल दबाव था। अब दोनों से आदमी मुक्त हो जाता है। उसकी अपनी डिग्री होती है, वो बाहर जाएंगे तो इसीलिए पति भी पत्नी को दबा नहीं पाता, वो अपना नौकरी ले लेती है, चल देती है। शी इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन दैट फेलो फॉर द मनी इन द बैंक। सोशल वैल्यूज तो बदल
पी रही है, कितने टाइम तक आप इसको रोक सकते, इट हैज टू चेंज, हाँ, एंड इफ इट इज फॉर गुड चेंज इट शुड नॉट बी इवन प्रिवेंटेड. If it has some really logical demand, logical roots, it should be respected too. तो हमको ये दिखता है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कनेक्ट्स टू फैमिलीज इन सोसाइटी, है ना, एंड थ्रू दिस यूनियन, मतलब इस संबंध के द्वारा दो परिवारों के बीच संबंध बनता है. तो फिर विवाह संबंध का एक बड़ा एक प्रयोजन ये दिखता है, इट फॉर्म्स अ वेब ऑफ इंटीग्रेशन दैट बाइंड्स फैमिलीज एंड इन टर्न सोसाइटी. तो समाज की रचना ऐसे विवाह के थ्रू होती है. तो विवाह के बाद हमको 50-70 लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं सडनली, 20-30-40 डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा है दूसरे पक्ष का परिवार. तो फिर उनकी विवाह में जाना पड़ता है, उनकी मृत्यु में जाना पड़ता है, उनके बच्चे होना उसमें हो जाना पड़ता है. कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई तो हो सकता है वहां से कोई हमको मदद कर दे, है ना. तो परिवार केवल दो लोगों के बीच नहीं, वो पूरा दोनों तरफ के परिवार, मतलब दो व्यक्तियों के बीच नहीं है विवाह. अभी लगता है कि दो आदमी का शादी हुआ, नहीं, वो दो परिवार का हुआ. सो इट्स नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक, है ना, इवेंट. हम उसको कितना भी मान ले इंडिविजुअल फ्रीडम को, बट हो रहा है ये, और इससे समाज का रचना है. क्योंकि वो जिस परिवार में हमारा विवाह हो उसमें 4-5 लड़का लड़कियां जो भी हैं, कजन वगैरह, उनके ऐसे और 5 के साथ होती है, तो उसके साथ एक रिमोट संबंध बनता है. तो भारत में दिखता है कि कुछ कम्युनिटीज ने इसको काफी परफेक्ट करके रखा है. परिवार जब मिलन होता है तो व्यापार का भी मिलन होता है, बिजनेस का भी होता है, वो व्यवहार का. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ का जो संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, ये पारिवारिक संस्था, परिवार नामक संस्था, इट इज अंडरस्टूड विद इन द इंस्टीट्यूशन दैट इज मैरिज. इसीलिए व्हेन वी एंटर इनटू मैरिज वी मेक अ पर्सनल. अच्छा, ये ध्यान में रखिए, ये चीजें 18 से 21 साल के लोगों, लड़कों या लड़कियों, स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है या था, ये कभी छपेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, पर ये उद्देश्य के आगे जाके करेंगे, है ना. सो वी मेक पर्सनल, फैमिलियल एंड सोसाइटल डिक्लेरेशन. इसीलिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित है, और इसमें समानता का भाव मुख्य मुद्दा ये है. किन किन आयों में? बौद्धिक, है ना, भावात्मक तथा बौद्धिक. अभी ये सब सोच के तो कोई विवाह तो करता नहीं. चल रहा है, सभी लोग विवाह करते हैं तो कर लेते हैं, बीच में कहीं प्यार हो जाता है तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीजें चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट स्टैंड. जाने अनजाने में हमको इन चीजों पर काम करना पड़ता है, करेंगे. तो मेल और फीमेल जेंडर जो है, ये शरीर का जेंडर है, एंड क्योंकि फीमेल का शरीर का रचना ऐसा है, दे मे बी मोर सूटेड टू सर्टेन टास्क्स, एंड ऑल्सो बिकॉज भाव पक्ष महिला का एक प्रकार से विकसित होता है. जैसे चाइल्ड रेयरिंग, इनिशियल ईयर्स में बच्चा बहुत नेचुरली माँ के प्रति ही अटैच होता है. अब आपके साथ मेरी बेटी मेरे पास आती नहीं, वो माँ के पास चिपकी रहती है. मे बी लड़की है तो मुझे नहीं पता, हो सकता लड़का हो तो दूसरा होता, पर माँ ही के पास चिपकी रहती है. और क्योंकि महिलाओं का ये है, तो एक नेचुरल ये बनता है कि खरीदी कौन करेगा, भोजन किसी को तो करना पड़ेगा ना. तो वो दोनों में से किसी एक को डिसाइड करना. तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि भाई पहले से जो चलते आ रहा है, इफ देयर इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम विद इट एंड इट इज नॉट लुक्ड डाउन अपॉन, देन जस्ट कंटिन्यू विद दैट. क्योंकि महिलाओं में पहले से एक चीज को देख के एक स्वीकृति बन जाती है कि खाना बनाएंगे. सी, दिस इज अ वेरी कंटेंशियस पॉइंट ना. कहीं नहीं लिखा रहता है कि द वुमन हैज टू कुक,
nowhere is it written, पत्थर पे नहीं लिखा, there is no physical law. When you get married, you don't marry on the basis कि तुम खाना बनाओगी तो ही मैं शादी करूंगा. कितना भी फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट या केमिस्ट हो, वो ये सब बोल के तो नहीं करता है. करते होंगे पर बहुत रेयर होगा ऐसा. But in general, you will find that the woman has a hold on the kitchen and cooking, and the men don't know how to cook, or if they know, it is a exception rather than the norm. तो इसमें यदि कोई विशेष परेशानी नहीं है तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है as long as उस चीज का प्लेसमेंट ठीक हो. क्योंकि महिलाओं में कॉमन चीज दिखता है ना कि भाई आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद माय लाइफ. ये बहुत डीप सीटेड है. अभी शिक्षा के बाद उनको लगता है कि मैं इतना सारा पढ़ी, सब किया, मेरा बौद्धिक पक्ष कहीं निकल नहीं रहा है. यदि हमको ये समझ में आता है कि बौद्धिक पक्ष बाहर व्यक्त होने के अर्थ में नहीं है, योर प्रूफ ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नीड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी और प्रोग्रेस इन कैरियर और बिकमिंग फेमस, बट फॉर योर ओन तृप्ति. एंड उसका डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है? आप अपने संतान को उसको डिप्लॉय करो, वो सही जगह है देने का. Why would you want to take your intellect and sell it to a company in exchange for money? Give it to your own child, give it to other children around you. वो उसकी सही मूल्यांकन, सही वैल्यू हुई ना. तभी प्रॉब्लम क्या है, हम इस अपने डिग्री को, यदि उसको हम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ माने, we have उसका हम एक्सचेंज वैल्यू पैसे और करियर और प्रमोशन एंड रिकग्निशन से हमने कर लिया. क्योंकि समाज ऐसी बनी हुई है, समाज उसी को रिकग्नाइज कर रहा है. समाज में जो पूरी चर्चा उसी के है, परिवारों में चर्चा उसी के है, तो उसमें दब जाता है आदमी. बट यदि ये समझ में आता है कि लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करो, भाई हम घर पे काम किए, उसका पैसा नहीं है, मेरा पति कुछ काम करता है, उसका पैसा मिलता है. क्योंकि कुछ चीजें बिना पैसे की हो जाती है, कुछ चीजों के लिए पैसा लगता है. लेकिन भैया जैसा आपने अभी बात बताई, इट इज रियली वर्थ मेंशनिंग कि वी हैव टू प्रिपेयर आवर गर्ल्स कि इंटेलेक्चुअल डजंट मीन दैट यू हैव टू गो एंड वर्क आउटसाइड. लेकिन अभी तक जिस तरह से माहौल बना हुआ है कि इफ यू आर नॉट वर्किंग यू आर नॉट रिस्पेक्टेड. आपको हे दृष्टि से अरे ये तो हाउस वाइफ है. तो थोड़ा बहुत भी जो पढ़ी लिखी लड़की है, फॉरगेट अबाउट जो एमए पीएचडी डॉक्टर हैं उनकी, लेकिन जो छोटी सी ग्रेजुएट भी लड़की है तो उसको लगता है कि बाहर काम करना जरूरी है, उसी से मेरी रिस्पेक्ट होगी. जैसे लेकिन जैसा आपने भी इस बात को नोट कराया कि दैट इंटेलेक्चुअल क्वालिटी कैन बी यूटिलाइज्ड एट होम आल्सो, लेकिन ऐसा बताया नहीं जाता है, ऐसा समझाया नहीं जाता है. और फिर वो लड़की अपना आपको एक बिल्कुल कि आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ, आई हैव विशेष करके जाता है और घर निकले करता है. आज अगर ये बात करो तो शायद कुछ सोचते भी हैं, स्पेशली विद्या में आने के बाद भी बात आपके पास में कोई फोन बजा है? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है. अच्छा, किसी और कहीं और. भैया जी, हेलो भैया जी, अभी आप जो बोल रहे थे, अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. एक बार सभी लोग म्यूट हो जाएं तो फिर पता चलेगा. हाँ दीदी, आप बोलिए, अभी अनम्यूट कर लीजिए. भैया जी, जैसे अभी मैम ने एक बात रखी तो उसमें ना मुझे एक बात मतलब मेरे को एक समझी हुई बात याद आ रही थी कि जैसे एक लड़की अगर वो एजुकेटेड भी है और जैसे उन्होंने रखा कि वो काम करना ही चाहती है, बाहर जॉब करना चाहती है, तो उसमें एक बात आती है कि अगर उस एस्पेक्ट को हम ना देखें और जीवन विद्या की तरफ अध्ययन की दृष्टि से देखें तो एक लाइन आती है कि हर मानव जितनी बड़ी उपयोगिता के साथ प्रस्तुत होता है वो उतनी खुशी के साथ रहता है, उतनी खुशी उसके साथ बनी रहती है. तो जैसे अगर एक मानव, एक लड़की घर में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती है, वो अपने परिवार को, माँ पापा का ध्यान रखना, अपने बच्चे का ध्यान रखना, तो जो बचा हुआ टाइम है अगर वो उस टाइम को यूटिलाइज करती है कम्युनिटी में, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर मानव अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना ही चाहता है. अगर वो परिवार के स्तर पर अपने मूल्य को स्थापित करे वो एक बात है, लेकिन समाज में जाकर कुछ तो करना ही पड़ेगा.
लेकिन फुल टाइम जॉब ना माने हम उसे, लेकिन एक सार्थक कोई कार्य मान सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को जाकर पढ़ा रहे हैं समाज में जाकर, क्योंकि उससे तो कम में फिर खुशी मिलेगी नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि अगर मेरी उपयोगिता परिवार तक ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उससे बड़ा कर सकती हूँ। मतलब बड़ा करना कि मैं 4 लोगों को अपनी बात समझा सकती हूँ, मैं 4 कम्युनिटी में जाकर पढ़ा सकती हूँ। चाहे बेशक अगर मेरे जो भी पार्टनर होंगे वो ना चाहें कि आप उसके लिए पेमेंट की हमें ज़रूरत ना हो, लेकिन मैं अपनी उपयोगिता को तो सिद्ध करना ही चाहूँगी ना, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि इतना जो मैंने सीखा है, समझा है, वो फिर मेरे पास ही रह जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये दोनों चीज़ें फिर बाहर कम्युनिटी और घर की बात। नहीं, दर्शन, देखिए दर्शन या किसी भी दर्शन का तात्पर्य ही ये है कि ह्यूमन लिविंग को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में वो बता पाए और उसके रोल और पोजीशन को बता पाए। जैसे हमारी कोई एक समझ बनी है, तो पूरी समझ का क्या स्वरूप है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, आगे बढ़ने के लिए हमारा क्या रोल है, या अधूरेपन को पूरा करना, यही दर्शन का तात्पर्य है। टू कंप्लीट व्हाट इज इनकम्प्लीट। तो मेरे में समझ के रूप में, अध्ययन के रूप में, संबंध के रूप में, भाव के रूप में, आध्यात्म के रूप में जो भी कमियां हैं, उसको कंप्लीट करना ही दर्शन का बेसिक पर्पस है। तो शिक्षा का मतलब ही है कि मनुष्य को जीने का, मानव के रूप में जीने का दर्शन प्राप्त हो। और आज की शिक्षा उसको प्रयत्न तो करती है, उसके किसी पार्ट्स को बता पाती है, किसी पार्ट्स को फॉर्मल शिक्षा, किसी पार्ट्स को नहीं बता पाती है। बाकी उसको संस्कृति, सभ्यता, मान्यता, परिवार, परंपरा से मिलता है। So he or she is at the mercy of what is happening. हाँ, और महिलाओं का, क्योंकि बच्चों के प्रति भी मैंने देखा है इन जनरल, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ना महिलाओं को केवल यही करना है। मैं अपने वाइफ के साथ भी कई बार बोलता हूँ, बट आई हैव नेवर बीन सक्सेसफुल इन कम्युनिकेटिंग इट। बोलते तुम बायस्ड हो, मैं कहा मैं बायस नहीं बात कर रहा हूँ। एक नेचुरल, जैसे एक बच्चे की इमोशनल, आज की स्थिति में मेरी जो स्थिति है, उनकी जो स्थिति है, मैं देखता हूँ जो इमोशनल पक्ष है या इमोशनल जो एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, वो और बढ़िया ढंग से पकड़ पाती है कंपेयर टू मी। मेरे से नहीं बनता है। मेरा थोड़ा क्लिनिकल मेथड होता है देखने का, मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ। तो छोटे बच्चों के साथ जो बहुत ही एक नरम अवस्था होती है, 1 to 10 या 12, एक नाजुक अवस्था होती है, उसमें विमेन आर बेटर सूटेड फॉर गिविंग शिक्षा। एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव एज है। इफ वी लुक एट एजुकेशन, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ह्यूमंस। यदि एक्टिविटी के रूप में देखेंगे तो हम स्वयं शिक्षित हों और आगे के पीढ़ी को शिक्षित करें, इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखें तो मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में रखा है ना? जीवन या चैतन्य इकाई और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है। तो शारीरिक चीजों को पूरा करना तो निम्न कोटि की चीज। पैसा कमाने से शरीर ही तो बनेगा ना, परंतु जीवन की जो तृप्ति है, जो भावात्मक और ज्ञान से जो पूरा होना है, वो कहाँ से मिलेगा? तो वैल्यू वाइज वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महिला का उसको पूरा करना इज एक्चुअली ऑफ हायर वैल्यू। वो खुद भी नहीं देख पा रही है, समाज भी नहीं देख पा रहा है, परिवार भी नहीं देख पाता है, इसीलिए वो भी निम्न वाले वैल्यू में आने के लिए बाध्य हो जाती है एक समय के बाद। तो हम अपने इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक क्षमता का प्रयोग दूसरे में वो बौद्धिक क्षमता आए उसके लिए करना अधिक श्रेष्ठ है शिक्षा में, कंपेयर टू उसको हम किसी मैंने डब्बे में डाल के उससे पैसे निकालने के लिए प्रयोग करें ना। तो हायर वैल्यू को हमने लोअर वैल्यू से आकलित कर लिया ना, ये प्रॉब्लम। तो ये वाली सेंस धीरे धीरे होपफुली जैसे शिक्षा में आएगी तो ये वाली चीज ठीक हो जाएगी। ये हमको दिखता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि बोथ रोल्स, प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड वेल्थ, चाहे वो खेती के रूप में हो, अनाज मतलब आपने कुछ प्रोसेसिंग किया या कहीं नौकरी ही करते हैं, तथा उसकी प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस फॉर कंजम्पशन, प्लस कीपिंग द फैमिली टुगेदर, जो यहाँ शायद लिखा है, आगे कहीं कहीं लिखा होगा, और इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द सेकंड इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरा, पुरुष का काम 60, 70 या 75 में खत्म हो जाता है, ये प्रोक्योरमेंट, जबकि मेंटेनेंस कभी रुकता नहीं है, तो महिला इज ऑलवेज वर्किंग।
ये हमारे जनवाद मतलब हमारे सोसाइटल डायलॉग में भी नहीं आता है, हमारी मूवीज में नहीं है। हमारे मूवीज में झगड़ा ही है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, है ना, ये सीरियल्स में, ये है नॉवेल्स में। और यहाँ पर ये देख सकता है कि पति पत्नी संबंध शारीरिक क्रिया के लिए तथा संतान प्राप्ति के लिए सबसे नेचुरल स्थान है ना। क्योंकि मनुष्य के बच्चे को, जैसे यहाँ लिखा है, द ह्यूमन चाइल्ड टेक शेल्टर इन इट्स मदर्स वूम फॉर 9 months, during which it is nourished and protected and develops to be fit enough to appear in the external world. बच्चा तैयार होता है बाहर आने का, उसके बाहर आने के बाद बहुत सारा कार्यक्रम है उसके भौतिक, भावात्मक तथा बौद्धिक प्रगति के लिए, तृप्ति के लिए, और आगे जाके आध्यात्मिक तृप्ति के लिए, सारे के लिए हमारे पास कार्यक्रम होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा की कार्यक्रम परिवार के अंदर भी है और शिक्षण संस्था भी है, इसीलिए बहुत आर इंटीग्रेटेड, या इंटीग्रेटेड होना चाहिए। आज के दिन तो पूरा कटा हुआ है, आउटसोर्स्ड है ना, हम कहीं फीस दे देते हैं और हम मान लेते हैं हमारे बच्चे के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण इनपुट है वो और किसी के हाथ हम दे देते हैं। तो ये गाइडेंस करना माता पिता का जिम्मेदारी है, बच्चे की मानसिकता, बच्चे की आवश्यकताओं को देखते, बट हमको ही यदि पूरा पिक्चर क्लियर नहीं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये पति पत्नी संबंध इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछे बहुत सारे, आई थिंक वी वुड हैव कवर्ड सम ऑफ देम। हाउ डज दिस एक्सप्लेनेशन कंपेयर विद व्हाट यू सी अराउंड टुडे? Do you find a parallel relationship like this? कुछ उत्तर हाँ भी होगा, कुछ उत्तर ना भी होगा। ये भी देखिए, fidelity in marital relationships, one are so foolish. I don't know whether anybody will be willing to teach this in colleges today or even talk about it. But liberal societies and developed countries में क्या infidelity को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते? It becomes ground for divorce. ये पति पत्नी संबंध पर आज और कोई किसी को कुछ रखना हो तो रख सकते हैं। भैया यहाँ नमस्ते सभी को। यहाँ पे कई जगह पे ऐसा भी देखने में आता है कि पत्नी को जैसे मायके से कुछ अमाउंट उनके भाई, उनके पिताजी देते हैं, है ना, तो वो अपने हस्बैंड को लोन पे देती हैं और उससे ब्याज कमाती हैं। दिस वाज अ वेरी बिग शॉक टू मी कि घर में भी ये काम होता है। ये मुझे नहीं पता था। वही है, तो ये इफ यू बेसिकली सी प्रॉब्लम क्या है, ये संबंधों को मिक्स करना। व्यवसायिक संबंध को हमने घर के अंदर ला दिया। एक तो ब्याज कमाना अपने में वैध चीज है कि नहीं, मानवीय समाज के लिए एक सोचने का अलग बिंदु है, इसको हम समाज में व्यवस्था में शायद थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। परंतु हो क्या रहा है, जो व्यवसाय संबंध है, ये साथी सहयोगी संबंध, which is the next संबंध, we have brought it into the family between the husband and wife. कई बार बाप बेटे में भी आ जाता है, आ ही जाता है। एक एज के बाद जो बच्चा है जिसको हम एकदम पाल पोस के बड़े किए रहते हैं, वो विवाह के बाद उसकी बैंक बैलेंस अलग हो जाती है। फिर वो जो भी कमाता है उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए रखता है, पेरेंट्स के लिए नहीं रखता। तो यदि तात्विक रूप में हम सोचे कि ये क्यों हो रहा है, इज इट सम न्यूरॉन गोइंग रॉन्ग इन द ब्रेन, ऐसा नहीं है। उस जीवन में ये संबंध जक्सटोपोज हो रहे हैं ना, उसका जो फ्रेम है कि ये मेरा है, ये दूसरा है, ये फ्रेम ही पूरा शिफ्ट हो जा रहा है। तो अर्लियर मेरी जो आइडेंटिटी है परिवार के साथ आर्थिक और भावात्मक विधि से, इट इज सडनली गेटिंग रिप्लेस्ड बाय न्यू एंटिटी कॉल्ड वाइफ एंड चिल्ड्रन।
फिर उस बाप और बेटे में ट्रांजैक्शन होता है। इसको मैं देखता हूँ होते हुए, मैंने तुमको 5,000 रुपए दिए थे, उसको लौटाता है लड़का। मैं सोचता हूँ कि 3 साल पहले तक, इसका विवाह होने पहले तक पिता ही उसको खड़ा किया। तुम्हारा 50, 70, 80, 100 किलो जितना भी का शरीर है वो पूरा बनाया गया है इन्हीं से। उसमें ट्रांजैक्शन को कैसा लाते हो वो सोचते ही नहीं हो। इसी को तो भ्रम कह रहे हैं। We make illusory या delusional projections and believe them and live in them. यही भ्रम है। तो भ्रम का एक स्वरूप है कि you are juxtaposing, you are mixing two different dimensions। एक ये भ्रम है। दूसरा है किसी डायमेंशन को आपने अलग ही मान लिया है। थर्ड है कि किसी डायमेंशन या किसी संबंध या किसी इकाई को आपने पूरा इग्नोर ही कर दिया है। तीनों ही होता है। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज में पिता और बच्चे के बीच में संबंध वो भयंकर डोमिनेटिंग वाला होता है। वो लास्ट तक जी बाबूजी करते रह जाता है। जब तक वैसी स्वीकृति है दोनों तरफ से वो चलता है। When one side refuses, फिर वो झगड़ा में चले जाता है। तो ये मान्यता उस जीवन में है ना कि पिता होने का मतलब ये है। सो इफ यू सी बेसिकली उस व्यक्ति में पिता होने का जो आइडेंटिटी है उसके चित्त में, इफ यू गो इनटू द जीवन क्रिया, पिता होने का जो आइडेंटिटी है, बिकॉज यू आर नॉट अ फादर थ्रू द डे, राइट? समटाइम्स यू आर अ सन, समटाइम्स यू आर जस्ट अ हंग्री मैन। यदि हम अपनी आइडेंटिटी को देखें, जैसे हम नहा रहे होते हैं उस समय पिता थोड़ी होते हैं। हम नहा रहे हैं ठंडा पानी में, हम कभी खा रहे होते उस समय पिता नहीं होते। हमको भूख लगी, हमको मजा आ रहा है खाने में, हम सोच रहे होते तब हम पिता नहीं रहते हैं। हमारे में क्यूरियोसिटी होती है, हम पैसा कमा रहे हैं उस समय लाभ के लिए हम सोच रहे, उस समय पिता नहीं होते। सामने वो जो आदमी आता है हम पिता बन जाते हैं। वो वाली कॉन्टेक्स्ट हमारी फायर हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो मान्यता है वो डिसाइड करता है कि उसमें हम कैसा रहेंगे। ये जो मानने की क्रिया है जीवन में, मन में भी कुछ मान्यता होती है, वृत्ति में मान्य, इसलिए हम जीवन क्रिया में चर्चा करने के बाद संबंध के चर्चा में आ पाते हैं। क्योंकि बिना जीवन क्रिया को केंद्र में रखते हुए हम संबंध के बारे में चर्चा करना जिस बातचीत, मैं कुछ बोलूंगा आपको अच्छा लगेगा, जैसे ही ये वीडियो कॉल बंद हो जाएगा आप भूल जाएंगे। यू वोंट बी एबल टू स्टडी इट या परस्यू इट। तो हमारे जितने संबंध है, भयंकर मान्यताएं हमको इसमें दिखेंगी, इसी में ठूसा हुआ है। क्योंकि हर मानव इतने में तो गुजरता ही। सी एवरीबडी डज नॉट थिंक कि अस्तित्व गोली हो गया। आप लोग हैं अभी? वापस आई मेरी आवाज? जी भैया आगे। सडनली ड्रॉप होके वापस आया अभी। अभी भी कम संख्या में लोग सोचते हैं मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, स्वयं से ही अस्तित्व क्यों है, कैसा है ना, समाज ऐसा क्यों है, समाज कैसे ठीक हो। कुछ लोग सोचते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक वातावरण के प्रति सतर्क हो जाते हैं तो दे बिकम एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अधिकांश मानव गृहस्थी तथा आर्थिक जीवन में मग्न रहता है, चाहे वो एक किसान हो, एक कारपेंटर हो या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। गृहस्थी तथा आर्थिक जीवन में सिक्योरिटी, अर्थ की जो सुरक्षा है और उसके साथ उसकी जो कामनाएं हैं, मैं इतना बड़ा आदमी बनूं, रिकग्निशन मिले, और कुछ कामनाएं हो सकती हैं या मेरा बेटा ऐसा बने। बट ये जो संबंध है ये सभी में होता है। एंड यू सी दैट हमारा अधिकांश जीवन इन संबंधों में जो निहित मान्यताएं हैं, इसी को झेलते हुए, दूसरों को झेलाते हुए हमारी जिंदगी निकल जाती है। और सुख दुख का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। ये हमने, ये दीर्घकालीन है, लंबा रहता हमारे में।
इसका सुख भी लंबा रहता है, इसका दुख भी बहुत लंबे टाइम तक हमको पीड़ित करता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि जो हमारा भौतिक जो दुख है ना, यू कांट रिकलेक्ट इट, यू कांट लिव इट अगेन। जैसे आपका हाथ पैर टूट गया तो पेन होता, उस समय भयंकर लगता है, वो ठीक होने के बाद केवल हमको इतना मेमोरी रहता है कि यार पेन बहुत होता है, बट यू कैन रीलिव दैट पेन। उसके लिए फिर वो फिजिकल इवेंट घटित होना पड़ेगा। परंतु जो मेंटल पेन है या सुख है, यू कैन रीलिव इट, एंड यू कैन रीलिव इट एट इंफिनिटम, एंड इट कैन टॉर्चर यू। नहीं, क्या लगता है? इमोशनल मेंटल का मतलब जो बिहेवियरल व्यवहारिक जो पेन होता है, इसकी इम्पैक्ट बहुत लंबी होती है। इट कैन डैमेज अ पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम या गिव हैप्पीनेस टू अ पर्सन। तो ये जो 7 संबंध है, दे आर आवर सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, है ना, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कंटेनमेंट एंड डिसकंटेनमेंट, तीनों ही है। तो हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। तो अच्छा, मैं भूल गया कि जो सायंकाल वाली ग्रुप थी, they said that they have finished reading the notes. पता नहीं उस ग्रुप से इस कॉल में कितने लोग हैं, मैं उसमें डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि यदि आप लोगों को ठीक लगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर रिटन मटेरियल परिचय शिविर का, ये बुक यदि लोगों को ठीक लगे तो इसको देख सकते हैं। या आगे का बुक मैंने पहले भी भेजा था, वो सहस्त्रताधिक परिचय बोल के प्रारंभिक संकलन है, यदि सबका मन हो तो उसको प्रारंभ कर सकते हैं, बट उसकी चर्चा हम ये शिविर पूरा होने के बाद ही करें। ठीक है जी, और किसी का और कुछ हो तो वी कैन टेक वन लास्ट क्वेरी और डिस्कशन। भैया आपने जैसे यतित्व सतित्व बताया, तो सतित्व का जैसा आपने बताया कि निष्ठा पूर्वक या इंट्यूशन बेस्ड समझना, मतलब, और जब आपने बोला जैसा स्त्री यतित्व है, सतित्व है, सॉरी, तो मतलब ये इज इट लाइक जेंडर बेस्ड या फिर जीवन में ही कोई क्वालिटी है सतित्व की? जेंडर के कारण जीवन में ये क्वालिटी आ जा रहा है। That's the only thing that is coming into the जीवन differently because of the physical gender. अच्छा, ओके। that doesn't mean कि स्त्री के महिला में, मतलब स्त्री के जीवन में लॉजिक नहीं होगा, है ना, लॉजिक तो होगा ही। Women are also very logical, but जो प्राइमरी मीन्स ऑफ अप्रोच, ये वो होता है, अफेक्ट होता है या डिसाइड करता है उसको। तो मतलब जैसा मैंने ऐसे कई अपनी कजन से और अपने वाइफ से भी जैसा ऐसे ही सुना कि मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर द बर्थ दे डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शन और इमोशंस, बट वो सडनली आफ्टर द बर्थ दोस इमोशंस डेवलप। आई डोंट नो कि कैसे उन, मतलब दे आर नॉट एबल टू लॉजिकली आर्टिकुलेट कि ये कैसे हुआ, मतलब during let's say 1 or 2 months they didn't have that much attachment, but over the time मतलब they felt emotional or a qualitative difference within themselves. नहीं, बिल्कुल वही तो, ये एक बड़ा कारण ये भी है चाइल्ड बर्थ, बट उसके पहले भी विमिना लगा है, तो वो जीवन या चैतन्य क्रिया की ही कुछ खासियत कहना चाहिए। शरीर में जो बनावट है, बेसिक डिफरेंस इफ यू सी एनाटॉमिकली कुछ अंतर है ऑब्वियसली मेल्स एंड फीमेल में, इन 1 or 2 ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर कॉमन, जैसे आंख, कान, हाथ, पैर सबके कॉमन है। जो प्रोक्रिएशन के जो एनाटॉमी है उसमें अंतर है ना। और उसके अलावा यदि हम देखेंगे तो हार्मोनल डिफरेंस है इन द occurrence of certain hormones and in their balance, मतलब उसकी जो अनुपात है, उसकी जो ratios है, this seems to affect the जीवन, because
जीवन जो कार्य करता है शरीर के साथ, उसकी आइडेंटिटी तो ब्रेन के साथ और शरीर के साथ ही है। तो शरीर या ब्रेन में जो भी होता है वो जीवन को इम्पैक्ट करता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। इट्स नॉट कि वो जीवन हवा में है और बिल्कुल रेडियो वेव जैसे ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। Very closely entangled. What happens in our body affects us very deeply. And I mean in the current state, है ना, जिसको भ्रमित अवस्था कह रहे हैं। तो ये यतित्व सतीत्व का डेफिनेशन इस जगह पर है। एंड बिल्कुल ये इमोशन वाला हो सकता है किन्हीं लोगों को पहले भी हो। दर्शन तो ये भी कह रहा है कि माँ में ममता का मूल्य जीवन में नहीं होने बिना वो बच्चे को नर्स भी नहीं कर सकती है, जो मैंने पोषण देने की क्रिया, दूध पिलाने की जो क्रिया है, उत्पन्न निष्पन्न ही नहीं होता है। That doesn't, converse is not true कि किसी में नहीं होता तो भाव नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू गिव एन आइडिया कि कितना क्लोजली वो भाव और शरीर की क्रिया और ये जो चीजें हैं कितना क्लोजली कनेक्टेड है, पुरुष में भी और महिलाओं में भी। सी आई सॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग अकरेंस। मेरे पास में कोई है who is otherwise a very मैंने strong and dominating personality, उनमें कोई हेल्थ सेटबैक हो गई, उससे उनको पूरा कॉन्फिडेंस, डोमिनेशन, गुस्सा पीसा सारा फुस हो गया। ठीक, ये कहीं रहते हैं। सो फिर मैंने ये भी देखा कि as that particular body part that got damaged, जो डैमेज हो गई थी शरीर की जो पर्टिकुलर पार्ट है, उसमें जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो फिर से वो डोमिनेशन, वो सारी चीजें फिर आ रही शरीर की ताकत के अनुसार धीरे धीरे, मतलब उसके कुछ लक्षण दिखने लग गए। So all this makes for interesting study, and आगे भी हम करेंगे। रोक ले इधर, और किसी का कुछ नहीं है तो। भैया ये अभी वाला शिविर लगता है एक 2 वीक में तो हो जाएगा ये, तभी हम दूसरे बुक पे जाएंगे। अभी वाला अभी जो चल रहा है बुक, अभी जो हाँ ठीक है ना, वो तो आपके ग्रुप के ऊपर है। देखिए अपने ओर से कोई वो नहीं है, आप ग्रुप के लोग तब चर्चा कर लेना। यदि वो हिंदी बुक का रीडिंग हो गया तो इंग्लिश बुक को ले लीजिए। जिन लोगों को थोड़ी मतलब उसमें जो भी एडिशनल लिखा है, इंग्लिश बुक थोड़ा विस्तार से लिखा है, तो उसको आप ले सकते हो। ठीक है जी, बढ़िया भैया। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू।